Yes, sir. Started na? Good evening, Mansi. Good evening, sir. अच्छा, गुड इवनिंग अगेन टू ऑल ऑफ यू सर। तो ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं बिजनेस लॉ का डिस्कशन। तो बिजनेस लॉ में आज मेनली मैं थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर डिस्कस करूंगा। मैंने कुछ एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाला हूँ, एज वेल एज कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगा सर, ठीक है। तो एमसीक्यू टाइप एज वेल एज सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने का मेनली दो फायदा है। एक, फर्स्ट कि आपको एग्जाम प्रिपरेशंस के लिए किस तरह का क्वेश्चंस मोटा मोटी एक आइडिया हो जाएगा कि कैसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस होता है, ठीक है। एंड सेकंड इम्पॉर्टेंट पार्ट इज दैट कि पढ़ने का आदत भी हो जाएगा कि घर पे प्रिपरेशंस कैसे लेना है, ठीक है। तो दो रीजंस है कि मैं क्वेश्चन आंसर डिस्कस करूंगा। एमसीक्यू डिस्कस करूंगा ताकि आप कोर एरिया में जाके नॉलेज गैदर कर पाए, एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन इसलिए डिस्कस करना चाहिए ताकि लॉ को सच में, मतलब लॉ का जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट है वो एक्चुअली सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ के ही समझ में आता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली आपको ऑलवेज सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पढ़ना चाहिए। भले ही आपका एग्जाम एमसीक्यू पैटर्न में पूछ रहे हैं कभी कभी, या फिर एमसीक्यू थोड़ा कभी मिक्स अप करते हैं, ठीक है, कभी एमसीक्यू भी देते हैं सब्जेक्टिव भी देता है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है, जैसे सीए के एग्जाम में सब्जेक्टिव होता है फाउंडेशन लेवल में, इंटरमीडिएट लेवल में भी सब्जेक्टिव होता है। सीएमए के केस में मिक्स रहता है, थोड़ा शॉर्ट क्वेश्चन एंड ब्रॉड क्वेश्चन का मिक्सअप रहता है। सीएस के केस में आप एंट्रेंस देने वाले हो तो एमसीक्यू पैटर्न रहेगा, और अब जैसे ही आप एग्जीक्यूटिव में आ जाओगे वैसे ही आपको लॉ का पेपर सब्जेक्टिव हो जाता है। तो डिफरेंट इंस्टीट्यूशन डिफरेंट पैटर्न फॉलो करता है। बट सर आपको एक चीज समझना पड़ेगा, पैटर्न दो ही होता है, या तो आप एमसीक्यू पैटर्न के साथ चले या फिर आप सब्जेक्टिव पैटर्न के साथ चले। पैटर्न प्रैक्टिस करने से हैबिट हो जाता है, बट नॉलेज सिर्फ मेहनत करने से मिलता है ना सर। नॉलेज सिर्फ प्रैक्टिस करने से और मेहनत करने से और आपका लॉ के साथ कनेक्शन बढ़ाने से मिलता है। तो जो भी इससे पहले हम लोगों ने क्लास में पहले डिस्कस किया ना, मैं उसी के ऊपर आपके साथ डिस्कस करूंगा। इससे पहले जिस तरह का टॉपिक क्लास में हुआ था, मैं वैसा ही कुछ टॉपिक के बेसिस में क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस करूंगा, और फिर जैसे ही थोड़ा बहुत टाइम बचता है तो मैं आपको फ्रेश टॉपिक में भी बात कर सकता हूँ। सो कनेक्टेड रहिए, और जैसे आप लोग ऑलवेज एक कंसंट्रेशन बना के क्लास में परफॉर्मेंस देते हैं, तो ये उम्मीद तो करूंगा कि आप लोग फुल, क्या बोलते हैं उसको, कोऑपरेट करेंगे सर पढ़ाई में, खुद के लिए, मेरे लिए नहीं सर, खुद के लिए जरूर करना है। अच्छा एक सेकंड, मैं थोड़ा सा डिवाइस सेटिंग्स को चेक कर लेता हूँ। ठीक है, रिकॉर्डिंग तो स्टार्टेड ऑलरेडी है। तो ऐसे तो एज ए फ्रेश डिस्कशन मुझे एक्चुअली परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट करना था, बट मैंने सोचा कि परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मैंने परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस है, और एग्जाम में अगर थोड़ा क्रिटिकल लेवल क्वेश्चंस पूछा जाए ना, तो परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से थोड़ा क्रिटिकल सवाल होता है सर। मैंने थोड़ा डेप्थ का क्वेश्चंस बोल सकते हो आप, बट फिलहाल परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का डिस्कशन करने से पहले मैं थोड़ा आपके साथ क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाला हूँ। पार्टिसिपेट करोगे ना सर? एमसीक्यू थोड़ा हो जाए, चलो फटाफट। हेलो, थोड़ा एमसीक्यू हो जाए, जिसको भी जवाब आएगा वो जरूर जवाब देना, जिसको नहीं आएगा वो नोट डाउन कर लेना, और क्या गलती हो रहा है उसको क्या करना है सर, सुधारना है। अगर गलती होगा तो सुधारने का काम करना है सर, ठीक है। क्योंकि गलती माने क्या, लैक ऑफ स्टडी या लैक ऑफ एजुकेशन या लैक ऑफ कंसंट्रेशन। तो गलती हो जाए तो अपने आप को प्लीज रेक्टिफाई करें। अच्छा एक बहुत इजी क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के सामने। कंप्यूटर जी नहीं सर, पता नहीं, केबीसी तो नहीं है, बट आप प्लीज बात को देखें। इससे पहले जो टॉपिक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो स्पेशल डिस्कशंस इससे पहले का जो भी क्लासेस हैं जिसमें हम लोग मेनली, ठीक है,
जिसमें हम लोग मेनली कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड बेसिक्स, ठीक है, इंट्रोडक्शन टू कॉन्ट्रैक्ट, ये सारा डिस्कशन इससे पहले हम लोगों ने करके रखा था, ठीक है। तो उसी बेसिस में आपके सामने क्वेश्चंस आ रहा है सर, ठीक है। और ज्यादा स्पेशली बोला जाए तो दिस इज द टॉपिक, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। एक कॉन्ट्रैक्ट को एसेंशियली वैलिड होने के लिए क्या कॉन्सेप्ट है, वीवीआईपी कॉन्सेप्ट है सर, वीवीआईपी स्टेज है। इस रिगार्डिंग हर एक पॉइंट आपके साथ मैंने डिस्कशंस ऑलरेडी कर लिया। अभी मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि आप मेरे को एमसीक्यू में पार्ट लें और अपना जवाब दें, और अगर जरूरत पड़ेगा तो मैं रीजंस भी पूछूंगा, ठीक है। फिलहाल तो मैं रीजंस पे ज्यादा समय नहीं दूंगा, क्योंकि वो आपके साथ ऑफलाइन डिस्कशंस कर लूंगा। बट फिलहाल आप प्लीज थोड़ा सा कनेक्ट हो जाइए और मुझे बताइए कि माइनर, क्वेश्चन आपके सामने है, कहता है कि ऑर्डिनरीली अ माइनर एग्रीमेंट, ऑर्डिनरीली अ माइनर्स एग्रीमेंट इज void ab initio, voidable, valid और अनलॉफुल। प्लीज मुझे बताइए क्या होगा ऑर्डिनरीली एक माइनर जब एग्रीमेंट करता है। ऑप्शन ए। यस, ऑप्शन ए void ab initio। मुझे आंसर आया कि ऑप्शन ए void ab initio। void ab initio का मतलब क्या होता है सर? जो पहले से ही void है। जो पहले से ही void है, वेरी गुड सर, जो पहले से ही void है नॉर्मली, ठीक है, नॉर्मली। अच्छा, एबनॉर्मली हो सकता है, माइनर एग्रीमेंट कर सकता है, माने एक्सेप्शनल सिचुएशंस में। हाँ सर, एक्सेप्शनल सिचुएशंस में कर सकता है ना? एग्रीमेंट? हाँ, नहीं। नहीं कर सकता, कभी भी नहीं कर सकता। क्यों? बेनिफिट के लिए हाँ, पार्टनर नहीं वैसे वैसे बनता। बेनिफिट के लिए बन सकते हैं। फिर तो मैं स्पेशल सिचुएशंस पूछा ना आपको, ठीक है, कि स्पेशल सिचुएशंस में पार्टनर बन सकता है, माइनर एग्रीमेंट कर सकता है। जब बेनिफिट का बात हो तो माइनर वहां पर एग्रीमेंट कर सकता है। वेरी गुड सर, ये सब भूलने का नहीं, इसीलिए ये बात यहाँ पर कहा गया सर। ऑर्डिनरी वर्ड इसीलिए यूज किया गया, ऑर्डिनरी वर्ड इसीलिए यूज किया गया। वेरी गुड सर, तो आंसर इज वॉइड एब इनिशियो। तो जिसने भी जवाब दिया, क्रिश की आवाज आया मेरे को, ठीक है, तो वेरी गुड सर, ठीक है। अच्छा, तो ये था ऑर्डिनरी माइनर एग्रीमेंट इज वॉइड एब इनिशियो, ना तो वॉइडेबल, ना तो वैलिड, ना तो अनलॉफुल। ये वॉइड है, वॉइड माने कैंसिल है। एब इनिशियो इज अ लैटिन फ्रेज, ठीक है, ये लैटिन फ्रेज है सर, इंग्लिश नहीं है ये जो एब इनिशियो, ये जो वर्ड है ना, ये यूरोप में चलने वाला, इटली रोम के एरिया में चलने वाला लैंग्वेज है एब इनिशियो, ठीक है। ये यहाँ से इंग्लिश लैंग्वेज बड़ा प्रभावित है सर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इनिशियल, इनिशियल माने स्टार्टिंग है ना, इनिशियल माने स्टार्टिंग, स्टार्टिंग फेज में। तो वही कहीं ना कहीं रोमन लैंग्वेज को कनेक्ट कर ही लेता है। जैसे हमारे देश में जितना लैंग्वेजेस है, हर एक लैंग्वेज संस्कृत को कनेक्ट कर लेता है ना, बंगाली, हिंदी, भोजपुरी, हाँ, तमिल, तेलुगु, सभी लैंग्वेज, कन्नड़, संस्कृत को कनेक्ट करता है। वैसा ही यूरोप में सभी लैंग्वेज कहीं ना कहीं रोमन लैंग्वेज को कनेक्ट कर लेता है। हाँ सर, इसी इसी तरह का कनेक्शन है, पुराना भाषा है उनके हिसाब से। तो ऑर्डिनरीली अ माइनर्स एग्रीमेंट इज वॉइड एब इनिशियो। सेकंड क्वेश्चन कंप्यूटर स्क्रीन के सामने सबके लिए। कंसेंट इज नॉट सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज कॉज्ड बाय, कंसेंट इज नॉट सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज कॉज्ड बाय, when it is caused by coercion, caused by undue influence, caused by fraud, and option D all of the above। क्या जवाब होगा सर? डी होगा। ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज मुझे जवाब मिला है। कौन बनेगा रोडपति? हमारा शो का नाम क्या है सर? कौन बनेगा रोडपति? सर, आप डिमोटिवेट कर रहे हो। अरे छोड़ो सर, आप समझ गए, इतना काफी है। तो क्या सभी को यही लगता है सर, ऑल ऑफ दीज? जब किसी को जबरदस्ती डराया जाता है, धमकाया जाता है, और डरा के धमका के अंडू इन्फ्लुएंस, अच्छा अंडू इन्फ्लुएंस कौन कर सकता है? आई थिंक जवाब मुझे कोनिका से मिला था, कोनिका ने जवाब दिया था ना, किसने दिया था? मैं उन्हीं को पूछूंगा। कोनिका, मुझे इतना बता कि जब कोई कोर्शन करता है या अंडू इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है, या फ्रॉड करता है, तो मैं बेसिकली कहना है, पूछना ये चाहता हूं कि अंडू इन्फ्लुएंस कौन कर सकता है? যারা রিলেশনে থাকে মানে পেরেন্টসের সাথে
नॉट ऑलवेज Parents and child from नॉट ऑलवेज are पेरेंट्स, हाँ वेरी गुड सर, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई माने बेसिकली वन ऑफ द पार्टी इज इन अ डोमिनेंट पोजीशन, है ना, वन ऑफ द पार्टी इन ए डोमिनेंट पोजीशन, ठीक है, ऐसे कोई भी हो सकता है, स्टूडेंट टीचर है ना, तो टीचर डोमिनेंट में है, डॉक्टर पेशेंट तो डॉक्टर डोमिनेंट में है, ठीक है, पेरेंट्स एंड उसके बच्चे लोग, ठीक है, माने डॉटर एंड सन, तो ऑब्वियसली पेरेंट्स क्या है, डोमिनेंट पोजीशंस पे है, तो अनडू इन्फ्लुएंस नॉर्मली जो डोमिनेंट पोजीशंस पे होते हैं वो करते हैं, समझ रहे हो सर, तो वो एज पर रिलेशन देखा जाता है कि कौन अंडर इन्फ्लुएंस कर रहा है, जिस पे तुम भरोसा करते हो वही तुम्हें लूट लेता है, हमें तो लूट लिया अपनों ने, सर ये क्या गाना गा दिया, चलो छोड़ो सर ऐसा ही होता है अंडर इन्फ्लुएंस करके डराया धमकाया या किसी भी तरह से आपको मैनिपुलेट कर लिया, ठीक है, आपके साथ धोखा कर लिया, ये तभी हो सकता है, तो कोर्शन हो, अंडर इन्फ्लुएंस हो या फ्रॉड हो, ठीक है, ये अगर कोर्ट में, कोर्ट ऑफ लॉ में आप प्रूव कर लेते हो ना कि आपके साथ ऐसा हुआ है, तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा सर, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, बट जब तक ये कोर्ट में पेंडिंग रहेगा, जब तक ये केस कोर्ट में पेंडिंग रहेगा, मानो किसी के साथ क्वेश्चन हुआ है, किसी के साथ अंडर इन्फ्लुएंस करके उसको जबरदस्ती किसी कॉन्ट्रैक्ट में लाया जा रहा है, फ्रॉड करके लाया जा रहा है और ये कोर्ट में पेंडिंग है, ऐसे सिचुएशंस में कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोला जा सकता है, प्लीज पॉइंट टू बी नोटेड, मैं एक अलग क्वेश्चन जनरेट कर दिया, वॉइड हो सकता है, वॉइडेबल हो सकता है या फिर वैलिड हो सकता है, जब केस पेंडिंग है, कोर्ट ऑफ लॉ में मैटर गया है पर अभी भी केस पेंडिंग है, ऐसे सिचुएशंस में ये वॉइड है, वॉइडेबल है, वैलिड है, क्या लगता है, हाँ सर, वॉइडेबल है, किसके एंगल से वॉइडेबल है, वेरी गुड आंसर, किसके एंगल से, जिसके साथ फ्रॉड हुआ है, उसको क्या बोलते हैं लॉ के लैंग्वेज में, विक्टिम है सर, हाँ बोलो, एग्रीव्ड पार्टी, हाँ सर, विक्टिम नहीं सर, यहाँ पर हम लोग विक्टिम, हम लोग यहाँ पर क्रिमिनल लॉ नहीं पढ़ रहे, ठीक है, विक्टिम वगैरह ये सब नहीं, एग्रीव्ड पार्टी, जिनके साथ, जिनका कंसेंट फ्री नहीं है, दावा कर रहा है, कोर्ट ऑफ लॉ में गया है, अपना मैंने अपने आप को बताने के लिए कि भाई मेरे साथ कहीं ना कहीं इस तरह से कुछ हो रहा है, एग्रीव्ड पार्टी कहते हैं सर, ठीक है, एग्रीव्ड पार्टी कहते हैं, ठीक है, हाँ विक्टिम वर्ड चलेगा पर ये वर्ड हम लोग नॉर्मली बिजनेस लॉ में नहीं देखते सर, ऑब्वियसली एनी अदर लॉ, सिविल लॉ में या समथिंग अदर लॉज में देखने को मिलता है विक्टिम वर्ड, बट यहाँ पर उस तरह का यूज नहीं होता है उतना, ओके, तो कौन बनेगा रोडपति का अगला सवाल, ठीक है, KBR, KBR माने कौन बनेगा रोडपति, सर मतलब हम लोग भिखारी बन जाएंगे, अरे सर कंसेंट इज नॉट सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज कॉज्ड बाय, हो गया, थर्ड क्वेश्चन आपके लिए कंप्यूटर स्क्रीन में, when the consent of a party is obtained by fraud, the contract is void, voidable, valid, illegal, voidable, when the consent of a party is obtained by fraud, the contract is voidable, तीन का जवाब है बी, समझ रहे हो सर, अब आप बोलोगे सर ये तो void होना चाहिए, नहीं सर, अभी ये जिसके साथ फ्रॉड हुआ है ना वो एग्रीव्ड है, अब मैटर कोर्ट में प्रूव होगा, तो वॉइडेबल सिचुएशंस में जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट रहता है, इस बात का ध्यान रखना, वॉइडेबल सिचुएशन से दो रास्ता निकलते हैं, आगे जाके वो वैलिड भी हो सकता है, आगे जाके वो वॉइड भी हो सकता है, समझ रहे हो, जब कोई केस वॉइडेबल हालत में पेंडिंग रहता है, उस सिचुएशंस में आगे का कहानी कोई भी एक एंगल में मोड़ेगा, ठीक है, कोई भी एक एंगल में मोड़ ले लेता है, आगे जाके वो वैलिड भी हो सकता है, वॉइड भी हो सकता है, बट जब फ्रॉड हो रहा है, जिस टाइम पे फ्रॉड हो रहा है, when the consent of a party is obtained by fraud, okay, the contract is voidable, thank you sir, कंप्यूटर स्क्रीन कौन बनेगा रोडपति पे अगला सवाल, ठीक है, सर आप अमिताभ बच्चन बनने का कोशिश ना करो, यही तो सबसे बड़ा रोडपति वाला बात हो जाएगा, सर मैं कोशिश कर भी नहीं रहा हूँ, ठीक है, ऐसा कोई इच्छा भी नहीं है, मन में भी ऐसा ऐसा इच्छा भी नहीं है, बच्चन साहब ही रहेंगे, अच्छा देखो, थ्रेट टू कॉमिट सुसाइड अमाउंट्स टू
किसी को सुसाइड करने का धमकी देना माने खुद ही खुद को मारने का धमकी देना, ये क्वेश्चन है, अंडर इन्फ्लुएंस है, मिसरिप्रेजेंटेशन है कि फ्रॉड है? व्हिच इज द राइट आंसर सर? सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्वेश्चन है ना, माने बेसिकली किसी और को मारना भी धमकी होता है और अपने आप को मारना भी धमकी होता है। अगर तुम मेरा बात ना माने तो मैं सुसाइड कर लूंगा। ये कोई अच्छा बात थोड़ी है सर, ऐसा बात जो करे कान के नीचे लगाओ। सर सिचुएशन टू सिचुएशन, सबको नहीं है। मैंने कहना ये चाहता हूं कि इस तरह का धमकी का कोई मतलब ही नहीं होता। हाँ, वो झगड़ा में लोग बोलते हैं अपने के बीच में, दैट्स अ डिफरेंट सिनेरियो, ठीक है। कभी कभी ना वो होता है सर, ये फैमिली सिचुएशंस में ऐसे देखने को कभी कभी मिलता है, बट हर बात वो बात जेन्युइन नहीं होता। ठीक है, लेकिन आप बात को समझे, जब कोई अपने आप को मारने का भी धमकी देता है ना कि अगर तुम मेरा बात नहीं मानोगे तो मैं छत से कूद जाऊंगा, या मैं रेल में एक्सीडेंट अपने आप को माथा लगा दूंगा ट्रेन लाइन में, ये सब बात जो भी करता है बहुत ही खतरनाक बात है। ऐसे सिचुएशंस होना ही नहीं चाहिए। तो ये भी एक तरह का धमकी है, इसको क्वार्शन ही बोलेंगे सर, ठीक है, इसको क्वार्शन ही बोलेंगे। ऐसे इंडियन लॉ भी किसी को सुसाइड का भी परमिशन नहीं देता, माने ये दूसरा लॉ हो गया, बट ये भी आपको मैं बता रहा हूँ। इसके ऊपर मैंने शायद आप लोगों को एक मूवीज के बारे में बोला था, ऋतिक का एक बहुत ही अच्छा मूवी है। आप लोग ऋतिक का जो मूवीज ज्यादा जानते हो, आई डोंट थिंक कि कोई भी ऋतिक रोशन का वो वाला मूवी जानता है जिस मूवी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। मूवी का नाम मैं भूल रहा हूँ, बट मूवी का कहानी था कि एक पैरालाइज्ड इंसान जिसको बहुत प्रॉब्लमेटिक बीमारी है और वो अपने आप को सुसाइड के लिए कोशिश कर रहा है और गवर्नमेंट को अर्जी लगा रहा है बार बार कि मुझे मरने का इजाजत दिया जाए, ठीक है। कुछ यूथनेशिया मैंने उसको बोलते हैं कि मैं मरना चाहता हूँ, उसका परमिशन, लेकिन वो भी परमिटेबल नहीं है सर, ठीक है, उसका परमिशन गवर्नमेंट नहीं देता है। तो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, ठीक है। मैं मूवी का नाम थोड़ा भूल रहा हूँ सर, आप लोग चाहो तो गूगल सर्च कर सकते हो। अच्छा, मोरल प्रेशर, अगला सवाल कंप्यूटर स्क्रीन, कंप्यूटर आपको पूछना चाहता है, मोरल प्रेशर इज इन्वॉल्व इन द केस ऑफ coercion, अंडर इन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड फ्रॉड। मोरल प्रेशर इनमें से कौन से केस में देखने को मिलता है? अनड्यू इन्फ्लुएंस। मोरल प्रेशर देखने को मिलता है अंडू इन्फ्लुएंस में। वेरी गुड सर, वेरी गुड, एकदम राइट आंसर है सर। मोरल प्रेशर देखने को मिलता है अंडू इन्फ्लुएंस में। मजा आ गया सर, एकदम। नॉर्मली वही आपको मोरली प्रेशर क्रिएट कर सकता है जो आपके बहुत करीब होते हैं, है ना, मोरल प्रेशर। बट दैट इज नॉट गुड ना। मोरल प्रेशर देके जैसे नॉर्मली माँ पापा बच्चे को कर सकता है, क्या करता है, जैसे कोटा फैक्ट्री जानते हैं आप लोग, इसके ऊपर नेटफ्लिक्स में बड़ा, कोटा फैक्ट्री में, कोटा फैक्ट्री को एकदम सच्चा कहानी है सर, मैंने कहानी नहीं हकीकत है कि बच्चा क्या बनना चाहता है या बच्चा क्या करना चाहता है, इस पे किसी को कोई ख्याल नहीं है। सब अपने इच्छा के अनुसार बच्चे को मोरली प्रेशर क्रिएट करता है, नहीं तुमको करना होगा, तुमको करना होगा। अरे भाई क्या करना होगा, पता नहीं सर। इंजीनियर तो बनेगा बंदा, ठीक है, डॉक्टर भी बनेगा, पर भीड़ में अगर 100 बच्चा पढ़ने जाता है ना, ऐसे 100 नहीं, लाखों बच्चा कोटा में हर साल जाते हैं मेडिकल इंजीनियरिंग तैयारी के लिए, ठीक है। बट आप सोचो एक बार, आप लोग जानते हो, मुझे ज्यादा बताने का जरूरत नहीं है, बट कोई भी मैंने आउट ऑफ 1 लाख हार्डली 10% बच्चा ऐसे होंगे जो जेन्युइनली पढ़ाई के लिए एकदम वो खुद प्रेशर लेने के लिए रेडी है, पर मे बी 80-90% बच्चा नहीं है स्टूडेंट्स। तो उनको ऐसा ही लगने लगता है कि भाई अगर कोटा में कोई कोचिंग में एडमिशन ना मिला तो शायद जिंदगी बेकार है, उसके बाद आईआईटी ना मिला तो जिंदगी बेकार है, ठीक है। तो ये बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है, जिंदगी में बहुत कुछ मिलने वाला है सर। इंडिया को ना ये रैट रेस से बाहर आना चाहिए। तो इंडिया ना एक चंद्रयान नहीं सर, हजारों चंद्रयान भेज सकता है। मजाक नहीं कर रहा हूँ, टैलेंट का कमी नहीं है हमारे देश में, सीरियसली। बट रैट रेस से बाहर जब तक नहीं आएंगे ना, ठीक है, तब तक इंडिया आगे नहीं बढ़ सकता। इस बात को समझना पड़ेगा। मैं एक अलग एंगल से बात को बोला, बट रैट रेस से बाहर निकलो, आप ऐसे ही जीतोगे सर। मैं मोरल बूस्ट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं जेन्युइन बात कर रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि एकदम कॉलर चढ़ा के घूमते रहे, कुछ जेन्युइन करते रहे,
कुछ जेन्युइन करते रहे, पढ़ाई करते रहे, मेहनत करते रहे, अपना इंटरेस्ट के ऊपर काम करते रहिए, ठीक है। किसी को लगता है मैं बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा, अरे भाई बिजनेसमैन बनूंगा लेकिन उसको ना चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बनना है, ठीक है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ एक, सीए नहीं बनना है पर बिजनेसमैन बनना है, ठीक है। तो अगर कोई उसको बोल दिया कि भाई तुम सीए करो, घर का कोई बोल दिया, तो वो पहले क्या बोलेगा कि नहीं हमको बिजनेसमैन बनना है, मुझे स्टार्टअप ओपन करना है, मैं सीए करके क्या करूंगा। अरे गधा, आप थोड़ा हिसाब तो लगाओ, एक सीए को बिजनेस के बारे में कितना नॉलेज मिलता है। ठीक है, आपके अंदर एंटरप्रेन्योर या स्टार्टअप का कीड़ा है ना, तो वो कीड़ा आप जरूर जला लेना। आपके अंदर अगर बिजनेसमैन का या एंटरप्रेन्योरशिप का कीड़ा है, आजकल बड़ा लोगों के अंदर होता है सर, ठीक है, मैं स्टार्टअप करूंगा, इट्स अ वेरी गुड कीड़ा, ये पॉजिटिव कीड़ा है, नो प्रॉब्लम विद दैट। बट अगर आपको सीए परस्यू करना है तो क्या प्रॉब्लम है उसमें, उल्टा आपको अच्छा होगा, बिना मेहनत का थोड़ी ना बिजनेसमैन बन पाओगे। आगे जाके सीए बनो ना बनो क्या फर्क पड़ता है, एंटरप्रेन्योर तो बन ही जाओगे, और सीए आपको बहुत कुछ सिखा देता है। ऐसा हजारों एग्जाम्पल्स हैं आपके सामने, सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं एक दे रहा हूँ, रिसेंट एग्जाम्पल, वो आपका, आप लोग यूज करते हो, कॉर्ड यूज करते हो सर, क्या नाम है, बोट, जानते हो ना सर। और भी हम लोग तो, हमारे टाइम पे राकेश झुंझुनवाला का नाम आता था बहुत ज्यादा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे हैं, मोतीलाल ओसवाल स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ा कंपनी बना के रखा है, राकेश झुंझुनवाला जो एक एस इन्वेस्टर्स रहा है। मैं बड़ा बड़ा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसे और भी बहुत मिल जाएगा आपको, बट मैं कुछ टॉप लेवल एग्जाम्पल्स आपको दे रहा हूँ। बोट का स्टार्टअप अमन गुप्ता, राकेश झुंझुनवाला, फिर आपका मोतीलाल ओसवाल, फिर और ले लो बिजनेसमैन में, बिरला ग्रुप का जो करंट सीईओ है, चीफ चेयरमैन है, आदित्य कुमार मंगलम बिरला, ठीक है, ढेर सारा एग्जाम्पल्स हो सकता है। सो मैं कहना यही चाह रहा हूँ सर, कि अगर आपको कोई रास्ते में चलना है, शायद आपको, आपका ऑब्जेक्टिव सीए नहीं है, सीए बनने के बाद ऑडिटर नहीं बनना है, मत बनो ऑडिटर, कोई बात नहीं, बट कम से कम एक बिजनेसमैन की जिंदगी का जो नॉलेज होता है ना, वो आपको मिल जाएगा, चाहे सीए कर लो, चाहे सीए में कर लो, वट एवर, एटलीस्ट बिजनेस रिलेटेड पढ़ाई तो करो, तो मौका मिल जाएगा सर, स्टार्टअप का भी मौका मिलेगा, एंटरप्रेन्योरशिप का भी मौका मिलेगा। तो जस्ट एन एग्जाम्पल एक दिया आपको, मतलब इसका मतलब मैं यही कहना चाहूँ कि आप अपने आप को हमेशा एक ट्रैक में रखो, तो आपको ना मौका मिल ही जाएगा कि कब क्या करना है। डिसिप्लिन होना भी जरूरत होता है सर, किसी भी पर्टिकुलर सेगमेंट पे। सर ज्ञान मत बांटो, ये कौन बनेगा रोडपति का शो चल रहा है, इतना ज्ञान काहे बांट रहे हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर स्क्रीन में सभी के लिए, क्वेश्चन नंबर 6, a wrong representation when made without any intention to deceive the other party, a wrong representation when made without any intention to deceive the other party amounts to coercion, under influence, misrepresentation and defraud. Please tell me which is the right answer. सी, Misrepresentation. misrepresentation. मिसरिप्रेजेंटेशन, वेरी गुड सर, वेरी गुड, आप लोग एकदम सही चल रहे हो सर। अगर किसी को समझ में ना आए, उनके लिए एक ही उपाय है, अगर बाई चांस किसी को ऐसा लग रहा है कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है या कम आ रहा है, तो एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप प्लीज लॉ का एक एक क्लास अच्छे से सुन लो, आपको गलत नहीं हो पाएगा, मतलब आप देखोगे कि आप भी इसी तरह से हर क्वेश्चन को इजीली समझ पा रहे हो कि पूछना क्या चाहता है। ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ना, ये एकदम आपकी पढ़ाई पे डिपेंड करता है, आप पढ़ोगे तो जरूर बोल पाओगे, सुने हो, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो बोलने में दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्यूटर स्क्रीन में सभी के लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट, ठीक है, स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं सर, वाक्य, ठीक है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, बताओ सर। ऑप्शन ए, a threat to commit suicide does not amount to coercion, undue influence involves use of physical pressure, option C, ignorance of law is no excuse, and option D, silence always amounts to fraud. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, क्वेश्चन नंबर 7। ऑप्शन सी। Option C. ऑप्शन सी, ignorance of law is not an excuse, वेरी गुड सर, मुझे लॉ नहीं पता ये कोई एक्सक्यूज नहीं हो सकता, कॉन्स्टिट्यूशन आपको, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी आपको इसका इजाजत नहीं देता है, क्या, कि हमें लॉ नहीं पता इसलिए गलती हो गया। विदेश में जाओगे या कोई विदेशी इंडिया में आया है, उनको हमारे देश का लॉ पता नहीं है, हो सकता है, बट आप देश का हो और आप गलत कर रहे हो,
आपने लॉ नहीं पढ़ा वो आपका प्रॉब्लम, बट आपको देश के बारे में, देश के लॉ के बारे में जरूर जानना चाहिए। नहीं पढ़े हो तो पढ़ लिया करो। सर हर कोई लॉ पढ़ेगा? हाँ सर, एकदम, किसान के घर से लेके टॉप कॉर्पोरेट लेवल तक, ठीक है, आर्मी से लेके टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव तक, एनीबॉडी, कोई भी है, सबको पढ़ना है। सर कैसे? तो थोड़ा बहुत करना पड़ेगा, पता नहीं कैसे, बट करना पड़ेगा। इन केस ऑफ इलीगल एग्रीमेंट, क्वेश्चन नंबर 8 कंप्यूटर स्क्रीन सभी के लिए। इन केस ऑफ इलीगल एग्रीमेंट द कोलैटरल एग्रीमेंट्स आर, अगर एग्रीमेंट इलीगल है तो उसके साथ जुड़ा हुआ एग्रीमेंट का क्या होने वाला है? वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल, एनी ऑफ दिस? void, void, वॉइड। अगर एग्रीमेंट ही इलीगल है, यानी मेन काम अगर इलीगल है, तो फिर उसके साथ जुड़ा हुआ हर काम वॉइड ही माना जाएगा, भले ही कोलैटरल वाला काम सही हो। ठीक है, इसके ऊपर ऑलरेडी केस स्टडीज हो चुका है, मैं फिर से और बात नहीं करूंगा, ठीक है, क्योंकि ये तो बस क्वेश्चन आंसर डिस्कशंस कर रहा हूँ ना सर। क्यों क्यों लेकिन अगर आप लोग क्लास को रिवाइज करते हो ना, तो आप देखना वहां पर कोलैटरल एग्रीमेंट्स के बारे में, लीगल एग्रीमेंट्स के बारे में काफी बातचीत हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 ऑप्शन नंबर बी एंड आंसर इज वॉइड। इलीगल एग्रीमेंट के साथ जुड़ा हुआ कोलैटरल एग्रीमेंट वॉइड होते हैं, माने कैंसिल हो जाते हैं। An agreement, the object of consideration of which is unlawful. Question number 9. An agreement, the object or consideration, जिस एग्रीमेंट का ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन अनलॉफुल है, अगर उद्देश्य गलत है और कंसिडरेशन माने समथिंग इन रिटर्न दोनों ही अनलॉफुल हैं, तो उस एग्रीमेंट को क्या बोलेंगे? वॉइड एग्रीमेंट, वैलिड एग्रीमेंट, वॉइडेबल एग्रीमेंट, कंटिंजेंट एग्रीमेंट? हाँ सर, void of it. void of it. Very good sir, void of it. An agreement the object or consideration of which is unlawful. अब ऑब्जेक्ट ही अनलॉफुल है, माने लॉ के साथ एकदम इलीगल हो रहा है। अनलॉफुल माने एक तरह का इलीगल ही हुआ। अगर ऑब्जेक्टिव या समथिंग इन रिटर्न, माने जैसे किसी को, जैसे अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि सर मैं मानो कि मैं नशाड़ी हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, हर बार आप लोगों को बोलता हूँ, इस बार खुद को बोल रहा हूँ। मानो कि मैं नशाड़ी हूँ, मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि भाई पढ़ाऊंगा पर बदले में मेरे को कोई भी चीज नशा का प्रोडक्ट चाहिए। गलत बात हुआ ना। अब नशा का प्रोडक्ट अनलॉफुल जैसे कि ड्रग्स हो गया, ठीक है, आप समझ रहे हो ना। तो समथिंग इन रिटर्न है ना, समथिंग इन रिटर्न पे आप क्या दे रहे हो, कंसिडरेशन गलत है, ठीक है। अच्छा, ऑब्जेक्ट गलत होना, जैसे ड्रग्स का धंधा करना ही ऑब्जेक्ट गलत हो गया, अफीम का धंधा करना ऑब्जेक्टिव भी गलत हो गया, है ना। ऐसा हजारों चीज हो सकता है जो या तो गवर्नमेंट मना करके रखा है, या मैंने ऑब्वियसली लॉ जिसको मना करके रखता है वो चीज आप नहीं कर सकते, है ना। लॉ अगर मना करके रखा है तो आप नहीं कर सकते। वेरी गुड सर। अच्छा, एग्रीमेंट इज वॉइड इफ इट इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। पॉइंट बी नोटेड। क्वेश्चन नंबर 10 आप सभी के सामने। एग्रीमेंट इज वॉइड, एग्रीमेंट कैंसिल हो जाएगा अगर वो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड बाय हेड्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी। इनमें से कौन सा पब्लिक पॉलिसी हेड में कवर नहीं हो सकता? इनमें से कौन सा पब्लिक पॉलिसी हेड में कवर नहीं हो सकता? ध्यान से सुनना। ट्रेडिंग विद एन एनिमी, trafficking in public offices, marriage brokerage contract, and contracts to do impossible acts. Option B. Option B, trafficking in public offices. हाँ सर, Option D. ऑप्शन D. डी, D. डी फॉर दिल्ली सर। हाँ सर, अच्छा, वही वाला। ऑप्शन डी, सभी ने ऑप्शन डी बोला, किसी ने कि बी बोला, किसी ने मैंने बी फॉर B बॉम्बे। बोला छी। अच्छा, नील बी बोला। क्यों नील बी, क्यों वाई बी? नील बोलो। ट्रैफिकिंग इन पब्लिक ऑफिसेस माने क्या? माने किसी को सरकारी नौकरी देने का वादा करके किसी से पैसा लेना, है ना, ये पब्लिक ऑफिस में ट्रैफिकिंग हो गया। आप पब्लिक ऑफिस में थोड़ी ना ट्रैफिकिंग कर सकते हो। आप सरकारी ऑफिस में काम करते हो, आपका आपका ऊंचा पद है, इसका मतलब थोड़ी ना है कि आप किसी से पैसा लेके ट्रैफिकिंग कर सकते हो पब्लिक ऑफिस में, सरकारी ऑफिस में। नहीं सर, ये तो एकदम बिल्कुल पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में चला जाएगा। अच्छा, एनिमी के साथ ट्रेड करना, अगर गवर्नमेंट ने बोल दिया कि भाई चाइना हमारा एनिमी है, अगर बोल दिया, तो फिर आप चाइना के साथ ट्रेड थोड़ी कर सकते हैं।
पाकिस्तान हमारा अगर एनिमी है, अगर गवर्नमेंट ने बोल दिया कि भाई आप पाकिस्तान के साथ ट्रेड नहीं कर सकते, फिर भी चंद पैसों के लिए बिक जाओगे? नहीं ना। तो ये सब अपोज टू पब्लिक पॉलिसी दिख रहा है। आपको बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड बाय द हेड्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी। अच्छा, मैरिज ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट, मैरिज ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट भी अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है और इसके ऊपर स्पेशल बातचीत हुआ था। तो फिर ये जो मैरिज ब्यूरो होते हैं ना, मैरिज ब्यूरो माने शादी.com है ना, मैट्रिमोनियल साइट्स है ना, बंगाली मैट्रिमोनी, मारवाड़ी मैट्रिमोनी, पंजाबी मैट्रिमोनी, इवन रीजन वाइज भी होता है ना। लैंग्वेज का हिसाब से हम लोगों के देश में क्या है ना, एरिया भाग है। जो पंजाबी में बात करते हैं उसको पंजाबी एरिया बोलते हैं, तो पंजाबी मैट्रिमोनी हो गया। बंगाली एरिया में है तो बंगाली मैट्रिमोनी बोलते हैं। मारवाड़ी में बात करते हैं तो लोगों को, मारवाड़ी का एक एरिया है ना राजस्थान का, तो मारवाड़ी मैट्रिमोनी भी अलग से होता है। तो वहां पर क्या होता है, शादी.com या मैट्रिमोनियल साइट में वो इंफॉर्मेशन देते हैं, वो मैरिज का दलाली नहीं करता है, वो सिर्फ इन्फो प्रोवाइड करते हैं कि भाई हमारे पास इतना लड़का है जिनका डेटा है, वो डेटाबेस मेंटेन करता है लड़कों का एज वेल एज लड़कियों का, माने ब्राइड का एज वेल एज ग्रूम्स का, माने प्रोस्पेक्टिव कि भाई इतना लोग दूल्हा बन सकता है, इतना लोग दुल्हन बन सकते हैं, प्रोबेबल समझ रहे हो? ठीक है, उसमें अपना क्राइटेरिया देता है ना जो लोग, कि हमें कैसा कैसा लड़का चाहिए। तो वो 5 फुट 8 इंच लड़का कम से कम हाइट होना चाहिए, गोरा होना चाहिए, 1 लाख कम से कम मंथली सैलरी होना चाहिए, एकदम मतलब टॉप टॉप क्लास देखने में होना चाहिए, तब जाके मैं अपना बेटी का शादी करवाऊंगा, या फिर वाइस वर्सा। ठीक है, तो ऐसा ही डिमांड लेके अपने गार्जियन लोग क्या करते हैं, पेरेंट्स जाते हैं मैरिज ब्यूरोज के पास, फिर वहां जाके अपने क्राइटेरिया के हिसाब से इंफॉर्मेशन को डेटाबेस से निकालते हैं, फिर कम्युनिकेट करते हैं, और उसके बाद वो लोग अपना शादी करते हैं। और ये लोग डेटाबेस मेंटेन करने का पैसा लेता है। दैट इज नॉट मैरिज ब्रोकरेज। ओके, दोनों अलग चीज होता है। समझ रहे हो ना सर? सब अब ये सब हो चुका है। लेकिन सर कॉन्ट्रैक्ट्स टू डू इम्पॉसिबल एक्ट्स, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट्स टू डू इम्पॉसिबल एक्ट जो है ये पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में नहीं है, ये तो बेसिकली संभव नहीं है। इसके साथ पब्लिक पॉलिसी का कनेक्शन है क्या? हेलो, पॉइंट डी जो है ना, इसके साथ पब्लिक पॉलिसी का कोई मैटर नहीं है। इम्पॉसिबल एक्ट लाइक जैसे मानो वही मैं चुटकी से ट्रेजर निकाल के दूंगा, खुल जा सिम सिम कर दूंगा, ऐसा वाला एग्जांपल याद है ना? तो दैट इज इम्पॉसिबल एक्ट, उसके साथ पब्लिक पॉलिसी का कोई कनेक्शन है। तो इसीलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। वेरी गुड सर, जिन लोगों ने डी बोला और जिन लोगों ने अलग आंसर दिया था वो लोग प्लीज अपना गलती को समझो और কি বোঝা গেছে কি ভুলটা হচ্ছে? हेलो, Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 11 कंप्यूटर स्क्रीन सभी के लिए। बताओ सर, पेड 5,000 टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट, ये पेड 5,000 टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट टू गेट हिम ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर द कैंटीन। ठीक है, ये 5,000 टका एक गवर्नमेंट सर्वेंट को दिया है और एक कैंटीन का कॉन्ट्रैक्ट उनको चाहिए। द गवर्नमेंट सर्वेंट कुड नॉट गेट द कॉन्ट्रैक्ट, है ना? They can recover 5,000 paid by him to the government servant. Can A recover 5,000 paid by him to the government servant? क्या ए अपना पैसा जो गवर्नमेंट सर्वेंट को उसने दिया है कैंटीन का कॉन्ट्रैक्ट के लिए, क्या बाद में वो अगर बाई चांस मिलेगा तो नहीं सर, ऑब्वियस बात है, तो क्या वो रिकवर कर सकता है? आपके सामने ऑप्शन दिया है। Yes, the agreement is opposed to public policy. No, the agreement is opposed to public policy. No, the agreements are voidable agreement and can be avoided by A. And D, no, the agreement falls under section 23 and hence illegal. क्या होगा सर? ऑप्शन डी। सर इसका, हाँ बोलो सर, बोलो। यस बोलो। Sir, B. बी, नो द एग्रीमेंट इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। हाँ, नो द एग्रीमेंट इज पब्लिक पॉलिसी, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, ये ठीक है चलेगा, बट उससे भी बेहतर आंसर ये होगा सर, एग्रीमेंट फॉल्स अंडर द सेक्शन 23
और 23 में एक्चुअली इलीगल सेक्शंस के ऊपर बातचीत किया गया है, तो ये ज्यादा सही है। बी को हम सही मानते हैं, बट उससे भी ज्यादा सही डी है। ये तो बिल्कुल नहीं होगा, कभी रिकवर नहीं कर सकता, और वॉइडेबल तो ये है नहीं सर, ये इलीगल है ना। अभी बात हो रहा था कि गवर्नमेंट ऑफिस में किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए सरकारी ऑफिसर को पैसा देना, कोई भी करता है ना, जो पैसा देता है और जो पैसा लेता है दोनों ही गलत करता है, और दोनों कॉन्ट्रैक्ट ही इलीगल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आता है, सेक्शन 23 के अंदर। इसके ऊपर wrongful gain. हाँ बोलो सर। Wrongful gain. रॉन्गफुल गेन, वेरी गुड सर। ठीक है, तो ये बिल्कुल नहीं हो पाएगा, तो पहले तो रिकवर कर भी नहीं पाएगा, और उसमें कौन सा सेक्शन भी है वो भी बता दिया आपको। तो आपको इसी तरह से पढ़ाई करना है सर, कि जो सबसे बेस्ट आंसर होगा आपको वो ढूंढना है। बी भी चलेगा, बी इज ऑल्सो वेरी क्लोज आंसर, बट नॉट दी वेरी क्लोज। तो जो सबसे क्लोज आंसर आपको दिखेगा आपको वो चूज करना चाहिए, इसीलिए बी के पहले डी का जवाब होना चाहिए सर। ए और सी तो नहीं हो रहा है ना, ए और सी तो बिल्कुल ही आउट हो जाएगा, लेकिन बी और डी में टाई हो रहा था, तो उसमें से जो बेस्ट है आपको वो लेना है ना। 50-50 हो गया था ना, तो 50-50 में आपको ये लेना पड़ेगा, बिकॉज दैट इज मोर करेक्ट, है ना, मच मोर करेक्ट, बहुत ज्यादा क्लोज है। कंप्यूटर स्क्रीन में क्वेश्चन नंबर 12, with regard to the contractual capacity of a person of unsound mind, with regard to contractual capacity of a person of unsound mind। अच्छा, अनसाउंड माने नॉर्मली हम लोग अनसाउंड किसको बोलते हैं, बोलो। স্যার lunatic বা যদি সে मैंने जिसका दिमागी हालत ठीक नहीं কখনো है। কখনো drunk থাকে বা কখনো conscious থাকে। हाँ वेरी गुड सर, या तो लुनेटिक है, या तो नशाड़ी है ना, या तो पागल है, या तो नशे में होते हैं। अनसाउंड माइंड ठीक ठाक नहीं है। With regard to contractual capacity of a person of unsound mind, which one of these statement is most appropriate? यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट है? A person of unsound mind can never enter into a contract. A person of unsound mind can enter into contract. Point to be noted sir, समझने का कोशिश करना। एक अनसाउंड माइंड का बंदा कभी भी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकता। ये अनसाउंड माइंड का बंदा, ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। A person who is usually of unsound mind can contract when he is at the time of entering into a contract of sound mind. And option D, a person who is occasionally of unsound mind but can contract although at the time of making the contract he is of unsound mind. बोलो सर, इस 4 ऑप्शन में से which is the best answer, सबसे अप्रोप्रिएट कौन सा है? सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सबसे अप्रोप्रिएट लग रहा है सर। हाँ है सर। जो बंदा यूजुअली अनसाउंड माइंड के होते हैं, यूजुअली अनसाउंड माइंड के होते हैं, कैन कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ साउंड माइंड। तो नॉर्मली वो अनसाउंड रहते हैं, बट जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तब वो साउंड का है। और ऑप्शन डी और सी में क्या फर्क है? ए पर्सन हु इज ऑकेशनली ऑफ अनसाउंड माइंड, कभी कभी अनसाउंड होते हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट करने के टाइम पे अनसाउंड है। मतलब मेन पॉइंट क्या है कि जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आप क्या हो, साउंड हो कि अनसाउंड हो। द पॉइंट इज, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे साउंड हो तभी कॉन्ट्रैक्ट में आ सकते हो, है ना। अगर आप नॉर्मली ठीक हो बट कॉन्ट्रैक्ट के टाइम में ठीक नहीं हो तब भी आप नहीं आ सकते। सारा दिन आप सही रहते हो पर रात को आप खत्म हो जाते हो पी के, और उस टाइम पे आपको कॉन्ट्रैक्ट करने का बात किया जा रहा है, तो ये गलत होगा। लेकिन आप नॉर्मली सारा दिन खराब रहते हो पर दिन का एक पर्टिकुलर टाइम सुबह 6 बजे आप सही रहते हो, उस टाइम पे आपने कॉन्ट्रैक्ट किया। जिनका दिमागी हालत थोड़ा सा गड़बड़ होता है ना, उनका ऐसे टाइमिंग का खेल चलता है सर, कि कभी खराब कभी ठीक। तो ठीक होने से कॉन्ट्रैक्ट होगा बट खराब होने के टाइम पे बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो ऑप्शन सी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर।
समझ में आ रहा है ना सर? अब कोई बोलेगा सर इसमें क्या गलत है, या अनसाउंड माइंड कैन नेवर एंटर इनटू, ये भी तो गलत है, ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, ये भी गलत है। ऑप्शन ए और बी तो बिल्कुल सही नहीं है। सी और डी में टाई हो रहा था, लेकिन टाई भी नहीं है क्योंकि डी गलत है सर, क्योंकि अनसाउंड हालत में तो कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता, अनसाउंड हालत में तो कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता। दैट इज द रीजन सी इज द राइट आंसर। वेरी गुड सर, वेरी गुड, आप लोग एकदम बल्ले बल्ले चल रहे हो। कंप्यूटर स्क्रीन क्वेश्चन 13 सभी के लिए। एन एग्रीमेंट मेड अंडर मिस्टेक ऑफ फैक्ट, क्या है सर? मिस्टेक ऑफ फैक्ट अब बाय बोथ द पार्टीज। फैक्ट में गलतियां हैं। अब मिस्टेक ऑफ फैक्ट क्या था ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अगर बाई चांस मिस है तो रिवाइज करें सर। एग्रीमेंट मेड अंडर मिस्टेक ऑफ फैक्ट बाय बोथ द पार्टीज फॉर्मिंग द एसेंशियल सब्जेक्ट मैटर ऑफ द एग्रीमेंट, क्या ये वॉइड होगा, ये वॉइडेबल होगा, वैलिड होगा कि अनएनफोर्सिएबल होगा? बोलो सर। ऑप्शन 13 void होगा। वॉइड होगा, बिकॉज मिस्टेक ऑफ फैक्ट दोनों पार्टीज की तरफ से हुआ है ना? फैक्ट का मिस्टेक है सर, ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। वेरी गुड, थैंक यू। ऑप्शन 14 सॉरी क्वेश्चन 14 कंप्यूटर स्क्रीन में सभी के लिए। चलो क्या है ना सर, क्वेश्चन डिस्कस करने से ना मतलब क्या होता है ना, सब्जेक्ट टॉप मतलब चैप्टर का इतना मेहनत का एक मजा लगता है। ए इज इन डायर नीड ऑफ 1 लाख, बहुत जरूरत है उसको 1 लाख का, बट वॉज अनेबल टू गेट एनी लोन फ्रॉम बैंक्स एज ही हैड नो सिक्योरिटी टू ऑफर, एज ही हैड नो सिक्योरिटी टू ऑफर माने उसको लोन तो चाहिए पर वो बैंक को किसी भी तरह का मॉर्गेज ऑफर नहीं कर पा रहा है। माने सिक्योरिटी माने क्या, सपोज उसके पास कोई जमीन हो, माने कोई लैंड हो, कोई लाइक एसेट हो बेसिकली, ठीक है, एसेट कोई भी कुछ भी हो सकता है, लैंड, बिल्डिंग, ज्वेलरीज, एनीथिंग। तो get any loan from bank as he had no security to offer, A approached his friend B who knowing the helpless positions of A, अब B को A के बारे में पता है, the helpless positions of A and lent money at a very high rate of interest, lent money at a very high rate of interest saying that he had himself borrowed money from C, और A उसको बोल रहा है कि वो खुद C से पैसा धार लिया है। तो क्वेश्चन इज दैट द कॉन्ट्रैक्ट इज vitiated by the undue influence that B has exercised over A due to its close friendship. Option B, void as the rate of interest being very high was unconscionable. Not valid as B had wrongly misled A and he had borrowed money from C. ये mislead किया उसने. And option D, valid as friend could not be supposed to have wielded undue influence only because the money lent carried high rate of interest. बताओ सर, इनमें से कौन सा सही जवाब लग रहा है आप लोगों को? ऑप्शन डी लग रहा है। क्यों ऑप्शन डी क्यों? सर क्योंकि ये वैलिडी तो है, ये अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं है। इसमें बी का पोजीशंस का फायदा नहीं उठा रहे। हाँ सर, सब कुछ जानते हुए भी अपने दोस्त से ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन लेना। हाँ, क्लोज फ्रेंडशिप का क्या, ए या बी? void as the rate of interest being very high was unconscionable, या vitiated by undue influence that B had exercised over A due to his close friendship, या D, valid as a friend could not be supposed to have wielded undue influence only because the money lent carried high rate of interest. मैंने just because कि दोस्त है और high rate of interest चार्ज कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि undue influence हो रहा है। डी होगा सर, डी होगा सर, डी होगा। वेरी गुड सर, डी। थोड़ा कंफ्यूजिंग था बट डी इज द राइट आंसर, बिकॉज यहाँ पर अगर देखा जाए तो नॉर्मली अगर आप बैंक में जाते हो, मैं आपको रियल सिचुएशंस बताता हूँ। किसी को अगर आज के डेट में पर्सनल लोन चाहिए, आप रेट ऑफ इंटरेस्ट चेक कर सकते हो, गूगल करके देखें। पर्सनल लोन इंटरेस्ट
बैंक बाजार मोटा मोटी क्या बता रहा है सर? HDFC बैंक 10.5% से लेके 21% का रेट रखा है। मैंने एक्चुअली डिपेंड करता है मैन टू मैन क्रेडिट वर्दिनेस के ऊपर। जिसका क्रेडिट स्कोर जितना हाई होता है उसको सिबिल स्कोर बोलते हैं। इसलिए यहाँ लिखा है ना, मैंने क्रेडिट स्कोर बोला, देखो यहाँ पर देखो, एक बैरोमीटर जैसा दिख रहा है, इसको क्रेडिटोमीटर भी बोलते हैं। इसका सिबिल स्कोर चेक किया जाता है। इसके बारे में मैंने शायद क्लास में डिस्कस एक बार किया था, है ना। सिबिल स्कोर क्या होता है? किसी का क्रेडिट स्कोर चेक किया जाता है कि भाई इसका क्रेडिट वर्दिनेस कितना है। मैंने पहले लोन लिया है, अगर इससे पहले लोन लेने का हिस्ट्री है तो क्या लोन टाइम पे रीपे करता है। अच्छा, इनका रेगुलर अर्निंग का फ्लो कैसा है? अगर सैलरीड है तो बहुत अच्छा होता है। अगर बिजनेस करता है तो क्या अर्निंग ठीक ठाक कर लेता है। बहुत कुछ चेक किया जाता है, तब जाके क्रेडिट वर्दिनेस चेक किया जाता है। और जिसका क्रेडिट वर्दिनेस जितना हाई होगा उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट उतना लो होगा, और जिसका क्रेडिट वर्दिनेस कम रहेगा उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई रहेगा। तो बैंक भी चार्ज कर रहा है सर, तो फ्रेंड कैसे गलत हो सकता है? बाकी बैंक का भी चेक करो, ICICI का, येस बैंक का, कोटक महिंद्रा का, एक्सिस बैंक का, इंडसइंड, HSBC। समझ रहे हो सर? अगर बैंक हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर सकता है ड्यू टू लैक ऑफ सिक्योरिटी, लैक ऑफ सिक्योरिटी माने मॉर्गेज देने लायक कुछ एसेट नहीं है अगर किसी के पास, तो उनसे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज होता है नॉर्मली। हेलो, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं बोल सकते कि दोस्त है दोस्ती निभाना चाहिए था। सर एक दोस्ती तो वो निभा रहा है ना, जरूरत में दे तो रहा है ना। नॉर्मली वही कौन देता है सर? इंटरेस्ट थोड़ा हाई ले रहा है पर दे तो रहा है। तो डी इज द राइट आंसर इन द करंट सिनेरियो। वेरी गुड सर, आप समझ रहे हो सर? एनालिटिकल एबिलिटी होना चाहिए। लॉ सिर्फ लॉ नहीं है, ये कोई थ्योरी भी नहीं है। इसमें आपका दिमाग भी काम करेगा, नहीं तो सारा आंसर सेम जैसा लगेगा। और भी प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूं, प्रैक्टिस करना, क्योंकि बहुत जल्दी मैं लॉ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ऊपर भी टेस्ट रखने वाला हूं। तो रेडी होके आना सर, सबको डरना नहीं है, रेडी होना है। टेस्ट बोलने से आधा से ज्यादा लोगों का डरना चालू हो जाता है। वेरी फ्यू स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड टू गिव टेस्ट। ज्यादातर लोग टेस्ट बोलने से ही, सर टेस्ट, ऐसे किसी का किडनी मांग लिया है। ओके, क्वेश्चन 15, which of the following is not an exception, which of the following is not an exception to the rule that the agreement is restraint of trade is void? इनमें से which of the following is not an exception to the rule? इसका एक्सेप्शन नहीं है। किसका? that the agreement is restraint of trade is void। नॉर्मली किसी को बिजनेस करने से रोकना तो void ही होता है ना। तो आपको यहाँ बताना है कि इनमें से इसका एक्सेप्शन नहीं है। which of the following is not an exception to the rule that the agreement is restraint of trade is void। तो ये थोड़ा घुमा हुआ क्वेश्चन है, आप ठीक से जवाब देना। A partner can be prevented for carrying on similar business। एक पार्टनर, सिमिलर पार्टनरशिप फार्म, सपोज ABC एक पार्टनर है। ABC का जो पार्टनरशिप फार्म है वो जो काम करते हैं, अगर वो चार्टर्ड फार्म है तो चार्टर्ड फार्म का काम करता है, CS फार्म है तो CS का काम करता है, CMA फार्म है तो उसका, लॉ फार्म है तो लॉ का, इंजीनियरिंग फार्म है तो इंजीनियरिंग का, IT फार्म है तो IT का। तो ABC एक पार्टनर है, उनमें से A को प्रिवेंट किया जा रहा है कि भाई हम लोग ऑलरेडी एक पार्टनरशिप बिजनेस चलाते हैं, तो आप कृपा करके सिमिलर बिजनेस ना चलाया करें। The question is that a partner can be prevented for carrying on similar business, क्या ये restraint of trade है? ऑप्शन B, an outgoing partner can be restrained on carrying similar business। जो पार्टनर बिजनेस छोड़ के जा रहे हैं उनको सिमिलर बिजनेस करने से रोका जा रहा है। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फार्म, जब एक बिजनेस को बंद कर दिया जाता है, पार्टनर्स में एग्री नॉट टू कैरी ऑन सिमिलर बिजनेस। बिजनेस बंद करने के बाद पार्टनर को सिमिलर बिजनेस करने से रोका जा रहा है।
And the D, the seller of goodwill of a business can be prevented for carrying any kind of business at any place. जो अपना बिजनेस का गुडविल सेल करता है उनको किसी भी तरह का बिजनेस करने से रोका जा सकता है। ऑप्शन 15 नंबर क्वेश्चन का कौन सा आंसर आपको सही लग रहा है? Which of the following is not an exception to the rule? माने इसका एक्सेप्शन नहीं है। सर डी। सर क्यों? थोड़ा बताओ मुझे, समझा दो। सर क्योंकि ये तीनों पॉइंट्स था उसके एक्सेप्शन वाले टॉपिक में, ये फर्स्ट का 3 पॉइंट्स था। माने ये जो 3 पॉइंट है कि पार्टनर कैन बी प्रिवेंटेड फॉर कैरिंग ऑन सिमिलर बिजनेस, ये रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड के अंदर आता है? नहीं सर, उसके एक्सेप्शन के अंदर आता उसके एक्सेप्शन के अंदर आता है। एन आउटगोइंग पार्टनर कैन बी रिस्ट्रेंट ऑन कैरिंग सिमिलर बिजनेस, ये भी उसके एक्सेप्शन के अंदर आता है ना? हाँ सर। और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, पार्टनर में एग्री नॉट टू कैरी ऑन सिमिलर बिजनेस, ये भी एक्सेप्शन के अंदर आता है। तो ऑप्शन डी जो है, आप इसको अगर ध्यान से देखें, द सेलर ऑफ गुडविल ऑफ ए बिजनेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय कैरिंग एनी काइंड ऑफ बिजनेस एट एनी प्लेस, ये इन तीनों पॉइंट के साथ मैच नहीं करता है। ये भी पहले डिस्कस हो चुका है, ये पहली बार नहीं हो रहा है सर, इसका भी डिस्कशन हो चुका है क्लास में। तभी क्वेश्चंस का जवाब जिसने भी सही दिया एकदम सही दिया सर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऐसे तो इसने दिया है, नाम भूल गया। तो नामটা বলিয়ে কি বলে যে आंसर দিলো কি নাম আছে বল না রে বাবা, নামটা ভুলে গেলাম। तुषार सर, तुषार। तुषार तुषार तुषार। अरे सर बुरा मत मानना, मैंने एक्चुअली क्या है ना, बूढ़ा हो रहा हूँ ना तो याददाश्त खराब हो रहा है सर। सो डोंट टेक इट इन अ नेगेटिव वे सर। हाँ, मुझे ऐसे सभी को पता है, मैं गला का आवाज भी पता लगाता हूँ सबका, तो मुझे ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, कभी कभी नाम भूल जाता। सॉरी सर। तुषार, तुषार कपूर। Okay. Option 16, sorry, question number 16. An agreement to pay money or money is owed. An agreement to pay money or money is owed on the happening or non-happening of a specified uncertain event is an agreement to pay money or money is owed to the happening or non-happening of a specified uncertain event. होगा कि नहीं होगा उसके ऊपर बेस करके जब हम लोग कोई एग्रीमेंट करते हैं अनसर्टेन इवेंट के ऊपर, जो इवेंट सर्टेन नहीं है अनसर्टेन है, हैपनिंग और नॉन हैपनिंग पे पैसा का एग्रीमेंट होते हैं। इसको वेजरिंग बोलेंगे, कॉन्टिजेंट बोलेंगे, क्वासी बोलेंगे कि अनसर्टेन बोलेंगे? सर ए। हाँ, ऑप्शन 16 का ए। ए, वेरी गुड सर, वेरी गुड। वेजरिंग, जैसे मानो आज इंडिया और नेपाल खेल रहा है, ओके, ऐसे तो इंडिया और नेपाल है, थोड़ा गेस बहुत लोग कर ही रहे हैं कि इंडिया ही जीतेगा क्योंकि नेपाल इज अ वेरी न्यू इन द क्रिकेट फॉर्मेट। फिर भी एक गेम है, कभी भी कुछ भी होता है सर, ऐसा ना बोलो। एशिया कप चल रहा है ना, ऐसे मानो जैसे इंडिया पाकिस्तान मैच था, उस दिन बारिश में क्या हो गया, अबंडेंट हो गया, रद्द हो गया। बट क्वेश्चन इज दैट खेल में कौन जीतेगा? खेल शुरू होने से पहले अगर आप ये डील कर रहे हो, अब इंडिया जीतेगा कि पाकिस्तान जीतेगा, ये तो खेल में पता चलता है। क्या ये सर्टेन होता है सर इंडिया ही जीतेगा या पाकिस्तान ही जीतेगा? और आप क्या कर रहे हो, कोई इसके ऊपर बेसिकली ट्रेड ले रहा है। कैसे ट्रेड? अगर इंडिया जीता तो तुम पैसा देना, अगर इंडिया पाकिस्तान जीता तो मैं तुमको दूंगा, समथिंग लाइक दैट। एन एग्रीमेंट टू पे मनी और मनी इज ओव्ड ऑन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ ए स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट। आज बारिश हुआ तो तुम मुझे पेमेंट करना, अगर नहीं हुआ तो मैं तुम्हें करूंगा, ठीक है? समझ रहे हो सर? तो इस तरह का जो भी अनसर्टेन इवेंट पे कोई बाजी पकड़ता है ना, बेटिंग करता है ना, तो ऐसे सिचुएशंस में अगर कोई बेटिंग करता है, बाजी पकड़ता है, बाजी बोलते हैं ना इसको, हाँ, लगाओ शर्त, ठीक है? हारा तो तुम देना, जीता तो मैं दूंगा। छोटा मोटा घर का मैटर ठीक है सर, बट ये इसके ऊपर काफी भयंकर टाइप ऑफ मार्केट में ना लोगों का हालत खराब हो जाता है। ऐसे ये जो बेटिंग ऐप है ना, ड्रीम 11, माई 11 सर्कल, है ना, इस तरह का दफा बेट, बहुत सारे गेमिंग ऐप है, इसके अगेंस्ट में काफी कोर्ट में केस चल रहा है। कल तो सर महाराष्ट्र में कुछ पॉलिटिकल पार्टी के लोग सचिन तेंदुलकर के घर के सामने
प्रोटेस्ट किया है और ये भी बोला है कि सचिन का भारत रत्न छीन लिया जाए, क्योंकि सचिन एक क्रिकेटर होने के नाते बेटिंग ऐप को क्यों प्रमोट कर रहे हैं, देश का एक आइकॉन है, वो बेटिंग ऐप को क्यों प्रमोट कर रहा है। सर इस बारे में शायद आप बोलोगे सर ये सचिन के घर के सामने सही नहीं कर रहा है, पर मेरा पर्सनल मानना है कि अगर कोई ऐप बेटिंग है और गवर्नमेंट उसको बेटिंग बोल रहा है, ऐसे गवर्नमेंट बोल रहे हैं वो बेटिंग है, और सचिन या सौरभ गांगुली या महेंद्र सिंह धोनी या विराट कोहली या कोई भी अगर बेटिंग ऐप को प्रमोट कर रहा है तो ये थोड़ा चिंताजनक बात है, क्योंकि बेटिंग ऐप नशा पकड़ाता है और इसमें यूथ नशा की तरह पैसा देता रहता है। 25% अगर एक यूथ डेली 25, 50, 25, 50, 100 करके अगर लगाता है ना गेम पे, तो भी उसका 100, 200, 500 टका खर्चा हो जाता है। और अगर यूथ छोड़ो, माने नॉर्मल 16-17 वाला बच्चा छोड़ो, 20, 25, 30 वाले लोग भी करते हैं। कितना लोग होते हैं जिनका कंट्रोल होता है? बहुत ही कम लोग होते हैं जिनका कंट्रोल रहता है। तब 10,000 लगा के 20,000 कमाना है, 500 लगा के 5 करोड़ कमाना है, 1 करोड़ कमाना है, 20 लाख कमाना है, लोग दिखाता है सर, और ये माइंड को भी खराब करता है। मैं अगर आप मुझे एथिकली बोलने बोलोगे तो मैं आपको यही बोलूंगा, लेकिन हाँ अगर आप बोलोगे सर बिजनेस एंगल से, इकोनॉमी बूस्ट के एंगल से, हाँ ठीक है चलेगा। तो दोनों पहलू हैं, मैं अपना राय दिया, ठीक है। लेकिन हाँ ये सच में नशा का चीज है। मैं खुद क्रिकेट समझता हूँ, बहुत ज्यादा ही समझता हूँ क्रिकेट को, फिर भी बोल रहा हूँ कि सर ये अच्छा नहीं है। मैं खुद कभी कभी ट्राई भी करता हूँ टीम बना के, ठीक है, थोड़ा सा गेम प्लान करके कि आज ये लोग अच्छा खेलेगा, लेकिन ये एक अनसर्टेन इवेंट है। ये सच में बेटिंग है सर, ये सच স্যার में বলছি बेटिंग है। স্নুকারটাও কি কাইন্ড অফ ওই রকম? स्नूकर, रैमी, जो भी होता है ऑनलाइन, जितना भी गेमिंग ऐप है जिसमें भी आप प्रेडिक्शन कर रहे हो, वो सभी कोई स्पेकुलेशन है, फुल्ली एकदम हैपनिंग नॉन हैपनिंग है। कौन जीतेगा कौन हारेगा किसको पता। ऐसे में स्नूकर एग्जैक्टली कैसे होता है उसके बारे में डिटेल्स नहीं जानता, बट अगर वो एक अनसर्टेन इवेंट के ऊपर चलता है, ठीक है, यानी मुझे स्नूकर का उतना नॉलेज नहीं है। ऐसे रमी होता है, 10 पत्ती होते हैं ना, 3 पत्ती में रमी होता है, ये जो भी है, जंगली रमी, ऐसे बहुत सारा ऐप है। तो इट्स सीरियसली ये बेटिंग है। हाँ गवर्नमेंट इसको परमिशन क्यों दिया है? ऐसे देखा जाए तो गवर्नमेंट बहुत गलत चीज का परमिशन देके रखा है। अगर गवर्नमेंट का गलत पकड़ा जाए तो बहुत सारा चीज गलत है। तब तो नशा का प्रोडक्ट इमीडिएटली बैन कर देना चाहिए। चाहे आप दारू ले लो, माने अल्कोहल ले लो, सिगरेट ले लो, या फिर तिरंगा गुटखा, हाँ गुटखा समझते हो ना, पान पराग गुटखा जो है, वो भी सब बैन कर देना चाहिए, क्योंकि उसको पी के किसी का भी अच्छा नहीं होता है। गवर्नमेंट खुद कहता है कैंसर है, फिर भी उसका एडवर्टाइजमेंट नेगेटिव करता है। फिर शाहरुख खान से, अक्षय कुमार से, अजय देवगन जैसे बड़े बड़े स्टारों से एडवर्टाइजमेंट भी दिलाते हैं। ये लोग भी 15-20 करोड़ का एडवर्टाइजमेंट भी करते हैं चार्जेस लेके, उससे गवर्नमेंट को इनकम भी होता है। आप लोग अभी दुर्गा पूजा आएगा, पूरा कोलकाता में घूमोगे, है ना, देखना चारों तरफ 99.99% पंडाल सिर्फ पान पराग गुटखा का एडवर्टाइजमेंट में भरा हुआ है। ऐसा लगेगा कि दुर्गा माँ सबको पान पराग खाने के लिए ही बुलाया है। हर पंडाल में देख लेना सर, आपको दुर्गा माँ कम दिखेंगे और अजय देवगन, शाहरुख खान और अक्षय कुमार का एडवर्टाइजमेंट ज्यादा दिखेगा, मैं गारंटी देता हूँ। बस आने दो, दुर्गा पूजा आने दो सर। आप तो मोरालिटी पे चले गए। हाँ थोड़ा बोल दिया सर वैजरिंग के लिए, बाकी अब क्या बताए सर। अब इसका बहुत सारा पहलू है सर। इंडिया का इकोनॉमी को देखते हुए गवर्नमेंट क्यों नहीं बैन करता? सोसाइटी खराब हो रहा है, सोशल मैटर, सोशल इफेक्ट बहुत है। तो इसके पीछे बहुत कंट्रोवर्शियल बातें हो सकता है और बहुत डिबेट हो सकता है। इसका एक नेगेटिव साइड भी है, पॉजिटिव साइड में, मेरे को दोनों चीज पता है। मेरे को पॉजिटिवली क्या हो सकता है, नेगेटिवली क्या हो सकता है। मैं आपको भी सोशल मैटर पे बताया, इसका पॉजिटिव साइड भी है, ठीक है, लेकिन वही फंस जाते हैं इंसान, इंसान फंस जाते हैं। मोरालिटी और पैसे दोनों के बीच में इंसान फंस जाते हैं, कि पैसा देखे कि मोरल देखे। पैसा पैसा इतना इंपॉर्टेंट है ना, ललचा लपलपा, समझ रहे हो। मोरालिटी जाए भाड़ में, मोरालिटी जाए तेल लेने, हम पैसा कमा लेते हैं।
Okay. 17. An wagering agreement in India is declared by the Contract Act as illegal and void. Void but not illegal. Voidable at the option of the agreed party and D immoral. क्या कहते हो? 17 नंबर पॉइंट. ऑप्शन 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 बी. देखो सर, खेल देखो, वॉइड करके रखा है पर इलीगल नहीं किया है. इंटरेस्टिंग ना? आपको बोला जा रहा है कि वेजरिंग वॉइड है पर इलीगल नहीं है. यानी वॉइड है, कैंसिल हो जाएगा, बट इलीगल नहीं कर रहा है, क्योंकि इलीगल करने से उसका चार्जेस और बड़ा हो जाएगा. इतना बड़ा चार्जेस नहीं लगा रहा है, बस कॉन्ट्रैक्ट को एक सिंपल लेवल पे रख रहा है, जरूरत पड़ने से लागू नहीं होने देंगे, इतना सा. इलीगल नहीं बोल रहा है. यानी ये मैं समझता हूं कि स्ट्रिक्ट लॉ नहीं है यहाँ पर, ठीक है, थोड़ा लूज है लॉ. फिर इसका बहुत गहराई या बहुत गहरा इफेक्ट होता है सोसाइटी पे एज वेल एज इकोनॉमी पे. इकोनॉमी में पैसा का प्रॉब्लम मतलब सॉल्यूशंस है, और अगर सोसाइटी के मैटर पे देखा जाए तो सोसाइटी खोखला हो रहा है, तो दोनों पहलू में फंस जाते हैं. ओके, क्वेश्चन नंबर 18. An agreement, the object of which is procure a public post. An agreement, the object of which is to procure a public post. अगर आप किसी के साथ कोई एग्रीमेंट कर रहे हो और इसमें आपका ऑब्जेक्टिव है कि पब्लिक में कोई पोस्ट प्रोक्योर करना, जुगाड़ करना, क्या बोलो सर, क्या ऑप्शंस होगा? क्या आप कोई एग्रीमेंट ऐसा कर सकते हो ताकि आपको कोई पब्लिक पोस्ट मिल सके, कोई सरकारी पोस्ट मिल सके? इस तरह का एग्रीमेंट वॉइड है, वॉइडेबल है, वैलिड है, डिफेक्टिव है? क्या हुआ सर? वाइड. थैंक यू सर. राइट आंसर सर, वाइड इज द राइट आंसर, कैंसिल है. ऑप्शन 9, क्वेश्चन नंबर 19. while obtaining the consent of the promise, keeping silence by the promiser. while obtaining the consent of the promise, जब प्रॉमिस का कॉन्सेंट लिया जा रहा था, हाँ या ना, ठीक है, हाँ या ना, माने मुझे आप पसंद हो, तो उल्टा साइड में प्रॉमिस में हाँ या ना नहीं आ रहा है, चुप है. कीपिंग साइलेंस बाय द प्रॉमिसर when he has a duty to speak about the material facts amounts to consent obtained by. इसको क्या बोलेंगे? कोर्सन बोलेंगे, मिसरिप्रेजेंटेशन बोलेंगे, मिस्टेक बोलेंगे, फ्रॉड बोलेंगे, क्या बोलेंगे? प्रॉमिसर ने साइलेंट रह गया सर. कीपिंग साइलेंस बाय द प्रॉमिसर when he has a duty to speak about the material facts amounts to consent obtained by. इसको कोर्सन बोले, इसको मिसरिप्रेजेंटेशन बोले, इसको मिस्टेक बोले कि फ्रॉड बोले? 19 का. while obtaining the consent of the promise, keeping silence by the promiser. जो promiser कौन सर? जो ऑफर कर रहा है कि जो ऑफर एक्सेप्ट कर रहा है? हाँ, प्रॉमिसर माने ऑफरर. हाँ सर, जो ऑफर कर रहा है. जो ऑफर कर रहा है, तो जो ऑफर कर रहा है उसको अपने ऑफर के बारे में क्लियरली बताना चाहिए कि चुप रहना चाहिए? बताना चाहिए. बताना चाहिए. तो फिर वो अगर चुप है तो वो फ्रॉड कर रहा है. आप फैक्ट्स बताओ, आपका प्रोडक्ट के बारे में, सर्विस के बारे में बताओ लोगों को. चुप क्यों हो भाई? तो इसीलिए बोला while obtaining the consent of the promise, keeping silence by the promiser when he has a duty to speak about the material facts amounts to consent obtained by fraud. ठीक है, अगर आप चुप रह के कंसेंट ले रहे हो तो ये फ्रॉड हो गया. जैसे सिंपल एग्जांपल हो सकता है, आप किसी को, जैसे मानो एक गोल्ड स्मिथ, ठीक है, जो सोना का कारोबार करते हैं, या ज्वेलरी डीलर, चलो गोल्ड स्मिथ तो छोड़ो, जो गोल्ड का काम करते हैं, जो सोना बनाते हैं उसको गोल्ड स्मिथ बोलते हैं, लेकिन जो ज्वेलरी डीलर है, मानो ज्वेलरी डीलर
किसी कस्टमर को गोल्ड प्लेटेड बोल के गोल्ड बेच दिया, गोल्ड प्लेटेड बोल के, सॉरी गोल्ड बोल के गोल्ड प्लेटेड चीज बेच दिया। मैंने कस्टमर को बता रहे कि ये गोल्ड है, एकदम खारा सोना, ठीक है, बट एक्चुअल में बेचा गोल्ड प्लेटेड। गलत हो गया ना सर? तो आप साइलेंट हो अबाउट द मटेरियल फैक्ट्स। आप बेच रहे हो गोल्ड प्लेटेड, बोल रहे हो गोल्ड, गलत हो जाएगा ना सर? तो जो भी है वो बताओ, फिर कस्टमर लेगा कि नहीं लेगा कस्टमर के ऊपर है। तो ये तो एक तरह का फ्रॉड ही हो जाता है ना सर, तो सही बात कहना चाहता। A enters into an agreement with B who has robbed A. A B के साथ एग्रीमेंट कर रहा है। A enters into an agreement with B who has robbed A of rupees 10,000 to drop prosecution against him. उसके अगेंस्ट में केस करने में मना कर रहा है, मैंने पुलिस को पकड़ाने में या कोर्ट केस करने में। To drop prosecution against him in consideration of B's returning 8,000. मैं तुमको 8,000 दे देता हूं, पर बदले में तुम प्रोसिक्यूशन ड्रॉप कर दो। आफ्टर बी रिफ्यूज टू पे, ए कैन गेट फ्रॉम बी। आफ्टर बी रिफ्यूज टू पे, ए कैन गेट फ्रॉम बी 8,000, 100 रुपीज, नथिंग, 10,000 प्लस डैमेजेस। क्या कहते हो सर? क्वेश्चन को फिर से समझो। ए एंटर्स इनटू एन एग्रीमेंट विद बी, ए बी के साथ एग्रीमेंट कर रहा है, ए बी के साथ एग्रीमेंट कर रहा है, हैज रॉब्ड ए, ठीक है, मैंने बी एक्चुअली ए को ए का चीज चोरी किया है 10,000। बी हु हैज रॉब्ड ए, ठीक है, रुपीज 10,000 टू ड्रॉप प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट हिम इन कंसिडरेशन ऑफ बी इज रिटर्निंग रुपीज 8,000। बदले में बी 8,000 रिपे कर देगा ए को। आफ्टर बी रिफ्यूज टू पे, जब बी रिफ्यूज कर दिया तो क्या ए बी से 8,000 रिटर्न पा सकता है, 100 पा सकता है, नथिंग, या 10,000 प्लस डैमेजेस? तो ऑप्शन सी होगा ना सर? क्यों? अगर सी है तो क्यों? सर अनलॉफुल है तो सर नहीं हो सकता सर, नहीं करना है। क्या अनलॉफुल क्या है? सर आप बता, हाँ बोलो सर, बोलो। प्रोसिक्यूशन मांगेगा ड्रॉप उसको? करना। प्रोसिक्यूशन ड्रॉप करना अनलॉफुल है, मैंने बेसिकली ये स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन है ना, स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन का केस है। पहले तो आप जो चोरी किया है उसके चोरी को बढ़ावा दे रहे हो, उसके साथ सेटलमेंट कर रहे हो। चुपचाप थाने पे जाओ, डायरी करो, एफआईआर करो, बाकी काम पुलिस देखेगा। फिर मैटर कोर्ट में भी जा सकता है, अगर बड़ा केस हो तो छोटा मोटा केस पुलिस ही सेटल कर देगा। 10,000 भी रिटर्न कर सकता है, विद डैमेज भी दे सकता है, वो बाद का मैटर है। क्वांटम ऑफ डैमेजेस बाद में पढ़ाता हूं आपको मैं, किस केस में कितना क्वांटम ऑफ बेनिफिट होता है, मैंने डैमेज कितना क्लेम किया जा सकता है, ये भी बिजनेस लॉ में पार्ट है सर, कि डैमेज क्लेम करने का क्या तरीका होता है और किस केस में डैमेज क्लेम होता है और किस केस में नहीं होता। लेकिन यहाँ पर ए और बी जो एग्रीमेंट कर रहे हैं, स्पेशली ए के बारे में सोचो, उसका प्रोडक्ट है, चोरी उसी का प्रोडक्ट हुआ है या उसी से 10,000 चोरी किया गया है, लेकिन वो बी के साथ समझौता क्यों कर रहा है? चोरी को बढ़ावा देना कोई अच्छा चीज थोड़ी है, गलत गलत होता है भाई। पहले जाओ उसको पहले बंद करो। मैंने बेसिकली यहाँ पर बढ़ावा देके ए ही गलत कर दिया, इसीलिए उसको कुछ नहीं मिलेगा, नथिंग, वो कुछ क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो मतलब वो एक ऐसा चीज को प्रमोट कर रहा है कि मतलब इस तरह से कोई भी चोरी करो फिर कोर्ट में केस ना करो, फिर मेरे साथ सेटलमेंट कर लो, ये क्या बात हुआ? कंप्यूटर स्क्रीन में सभी के लिए, ऑन अटेनिंग द एज ऑफ मेजोरिटी, जब कोई मेजर एज में आ जाता है 18 प्लस, a minor's agreement cannot be ratified by him, becomes valid, can be ratified by him and becomes void। क्या होगा सर जब एक माइनर मेजर के एज में आ जाता है? मैंने पहले जब 17 साल के थे उस टाइम पे एग्रीमेंट हुआ था, अब 18 के हो गए, तो क्या कॉन्ट्रैक्ट वापस? बी बी हाँ बोलो सर।
B sir becomes valid. क्या हो जाएगा? बी होगा, बिकम्स वैलिड, वैलिड हो जाएगा सर। सर ए होगा। सर ए। क्यों ए क्यों होगा? सर क्योंकि नया कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। थैंक यू सर। रेटिफाई करना है और न्यू कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, ठीक है। कैन नॉट बी रेटिफाइड बाई हिम, वो नहीं कर सकता उसको कंटिन्यू। ऐसा नहीं कि वो पहला बात तो माइनर एग्रीमेंट कर ही नहीं सकता था ऑर्डिनरीली, तो पहले वाला कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइड था, है ना। अब माइनर मेजर हुआ है, अब नया कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा, वो रेटिफाई नहीं कर सकता उसको, सेम कॉन्ट्रैक्ट को रेटिफाई नहीं हो सकता। वेरी गुड सर, ऑप्शन ए, ज्यादातर लोग यही करेगा, बिकम्स वैलिड कर देगा। गलत सर। जज्बाती मत हो सर, लॉजिकली चलो। जज्बात में, जज्बाती ठीक है, जज्बात कोई खराब चीज नहीं है। तो वही एक शाहरुख खान का एक मूवी का एक था ना, होश ना खो दे कोई जोश में, क्या है गाना है, लाइन भूल गया सर। होश नहीं खोना है जोश में आके, ठीक है सर। अच्छा, ये थ्रेट टू किडनैप वन सन्स इन कंसिडरेशन ऑफ 5 लाख, ये थ्रेट टू किडनैप वन सन, किसी का बच्चा किडनैप करेगा बदले में 5 लाख, मतलब बेसिकली वही फिरौती मांग रहा है। कबीराज स्पीकिंग सुने होना सर। अच्छा, ये थ्रेट टू किडनैप वन सन इन कंसिडरेशन ऑफ 5 लाख इज void because inadequacy of consideration, incompetence of parties, absence of free consent, all of the above। क्या होगा सर? The threat to kidnap one son in consideration of 5 lakh is void। तो सी होगा। क्यों, समझा दो थोड़ा। सर वही कोर्शन टाइप का ही पार्ट है, मतलब जबरदस्त। हाँ, जबरदस्ती है ना। कंसिडरेशन 5 लाख है कि 1 लाख, डजेंट मैटर, क्योंकि तुम किसी को किडनैप का धमकी दे रहे हो, कोर्शन हुआ ना, तो फ्री कॉन्सेंट नहीं है, इसीलिए void है। वेरी गुड। बाकी पॉइंट देखना ही नहीं है, बाकी पॉइंट इनएडिक्वेट, इनकॉम्पिटेंस देखना ही नहीं है, पॉइंट सी। वेरी गुड। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस, क्वेश्चन नंबर 23 कंप्यूटर स्क्रीन सभी के लिए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस एग्रीड पार्ट कैन sue फॉर डैमेजेस, मतलब बेसिकली एग्रीड पार्टी, इनमें से किस केस में एग्रीड पार्टी डैमेज के लिए क्लेम कर सकता है? फ्रॉड, मिस्टेक, अंडर इन्फ्लुएंस, मिस रिप्रेजेंटेशन। Fraud. हाँ सर, Fraud. फ्रॉड के केस में इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस एग्रीड पार्टी कैन sue फॉर डैमेजेस, फ्रॉड के केस में बिल्कुल डैमेज के लिए जा सकता है। मिस्टेक तो सुधारा जा सकता है, क्योंकि वो अनजाने में होता है तभी वो मिस्टेक होता है। अंडर इन्फ्लुएंस ये तो वॉइडेबल सिचुएशंस में रह जाएगा। और मिस रिप्रेजेंटेशन, इस केस में भी एक तरह का डैमेज क्लेम हो सकता है, बट ये सिचुएशन थोड़ा डिफरेंट है। फ्रॉड का केस है तो बिल्कुल एकदम एग्रीड पार्टी डैमेजेस के लिए केस शो कर सकता है कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। अगर प्रूव हो गया ना फ्रॉड, तो एकदम डैमेज क्लेम होगा, ये तो एकदम फ्रॉड हुआ है। क्वेश्चन नंबर 24 कंप्यूटर स्क्रीन सभी के लिए। A mere attempt to deceive a party to a contract, a mere attempt to deceive a party to a contract, ठीक है, is fraud even though the party is not deceived, is not fraud unless the party is actually deceived, amounts to coercion and amounts to misrepresentation। यानी किसी को बेसिकली डिसीव करना, किसी को बेसिकली धोखा देना या हराना, एक तरह का, ठीक है। mere attempt to deceive a party to a contract is fraud even though the party is not deceived, शायद वो उसके साथ खराब नहीं हुआ है, बट क्या उसको फ्रॉड बोलेंगे? इज नॉट फ्रॉड अनलेस द पार्टी इज एक्चुअली डिसीव्ड, व्हिच इज द राइट आंसर। सी डी तो पता ही लग रहा है कि नहीं होगा, ए और बी में से क्या लग रहा है? 50-50 बोलो। सर बी। जब तक एक्चुअल डिसीव नहीं होता है तब तक उसको फ्रॉड नहीं कहा जा सकता, है ना। तो जब तक एक्चुअल डिसीव होगा तभी उसको फ्रॉड बोलेंगे, अदरवाइज कैसे प्रूव करेंगे कि भाई ये फ्रॉड है कि नहीं है? वेरी गुड सर। तो ये तो बस कुछ क्वेश्चंस था, एक वार्म अप जैसा हो गया सर, है ना। ये थोड़ा वार्म अप जैसा हो गया कि आपको एक आइडिया लग रहा है कि सर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपको कैसे चैलेंज के सामने डाल सकता है।
पर अगर आप डिटेल्स में नहीं पढ़ोगे ना, एग्जामिनेशन आपको हो सकता है कि कुछ कॉमन मिल गया, किस्मत अच्छा चले तो 4 चांद लग जाता है, बट हमेशा किस्मत साथ नहीं देता। तो जब किस्मत साथ नहीं देगा तो क्वेश्चन कॉमन नहीं मिलेगा, और क्वेश्चन जब कॉमन नहीं मिलता तब सिर्फ नॉलेज काम आता है। ठीक है, इसलिए अपना नॉलेज के साथ कंजूसी ना करे। ठीक है, नॉलेज के साथ कंजूसी ना करे, ज्यादा से ज्यादा खाया करे क्या, ज्ञान। ठीक है, जितना मिले लपेटते रहे सर। अच्छा, तो ये था क्वेश्चन आंसर डिस्कशंस का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पार्ट। अब मैं आपके साथ कुछ केस स्टडीज क्वेश्चन, ओके, कुछ केस स्टडीज टाइप क्वेश्चंस, या फिर आप वैसे बोल सकते हो डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। ध्यान से सुनना, बड़ा अच्छा लगेगा। ओके, बड़े अच्छे लगते हैं जब डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन का डिस्कशंस होते हैं। सर चलो, एक गाना याद आ गया फिर से, बड़े अच्छे लगते हैं बोलते हैं, ये नदियाँ ये महफिल, ऐसे एक गाना है सर। तो हमें क्यों अच्छा लगा, हमें इसलिए अच्छा लगा क्योंकि बड़े अच्छे लगते हैं जब केस स्टडीज डिस्कशंस होते हैं। क्यों सर? क्योंकि उसमें ना रियल टेस्ट मिलता है। किस चीज़ का? कि सर ऐसा प्रॉब्लम हमारे साथ हो तो क्या होगा, या मेरे क्लाइंट के साथ हो तो क्या होगा, इसलिए रियल टेस्ट मिल जाता है। ओके, ठीक है सर। चलो एक क्वेश्चन ऐसे रैंडम पिक करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। पता नहीं क्वेश्चन के अंदर क्या है, पहले क्वेश्चन को पढ़ूंगा, फिर इसको कैसे प्रैक्टिस करना है या एग्जामिनेशन में कैसे लिखना है बताऊंगा। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन तो पढ़ लो मेरे साथ साथ, इतना मेहनत तो कर ही सकते हो, ऐसे तो आप लोग पढ़ते नहीं हो। मिस्टर सामंत, चलो मिस्टर सामंत, Mr. Samant owned a motor car. He approached Mr. Chotu and offered to sell his motor car for rupees 3 lakh to Mr. Samant. Told Mr. Chotu that motor car is running at a rate of 30 km per liter. ठीक है, मिस्टर सामंत एक के पास एक मोटर कार है, वो छोटू को अप्रोच किया और उसको बोला कि उसका मोटर कार उसको सेल करेगा 3 लाख पे। सामंत छोटू को ये बताया that the motor car is running at a rate of 30 km per liter of petrol, पेट्रोल में चलता है, मैंने 1 लीटर पेट्रोल पे 30 किलोमीटर भागता है। Both the fuel meter and the speed meter of the car were working perfectly. गाड़ी का जो फ्यूल मीटर है और गाड़ी का जो स्पीड मीटर है एकदम परफेक्ट काम कर रहा है, तो जो भी हिसाब बताया जा रहा है सही है। मिस्टर छोटू agreed with the proposal of Mr. Samant and took delivery of the car by paying 3 lakh to Mr. Samant. ओके, ये अभी तक का कहानी समझ गए सर? सामंत ने छोटू को ऑफर किया, भाई मेरा गाड़ी 3 लाख का है, ये गाड़ी 30 किलोमीटर पर लीटर पेट्रोल में चलता है, गाड़ी का फ्यूल मीटर और स्पीड मीटर वर्क कर रहा है परफेक्टली, ये कंडीशन दिया गया। छोटू जो बायर है यहाँ पर एग्री किया सामंत के प्रपोजल में, गाड़ी का डिलीवरी लिया और 3 लाख बदले में दिया। लेकिन किंतु परंतु बंधु, सिचुएशन सामने क्या आ रहा है? आफ्टर 10 डेज, कहानी का सेकेंड पार्ट, 10 दिन बाद, 10 डेज लेटर, वो मूवी में दिखाते हैं ना 10 साल बाद, ठीक है, वैसा ही 10 डेज लेटर Mr. Chotu came back with a car and stated that the claim made by Mr. Samant regarding fuel efficiency was not correct and therefore there was a case of misrepresentation. ठीक है, ये कौन दावा कर रहा है? छोटू। छोटू बोल रहे हैं कि सामंत ने जो फ्यूल एफिशिएंसी के बारे में बोला था, ठीक है, सामंत ने जो फ्यूल एफिशिएंसी के बारे में बोला था 30 किलोमीटर पर लीटर मेरा गाड़ी सर्विस देता है, ये छोटू का मानना है कि मिस रिप्रेजेंटेशन। तो रेफरिंग टू द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, डिसाइड एंड राइट, आप डिसाइड करो और फिर उसको लिखो, whether Mr. Chotu can resign the contract in the above ground,
क्या वो कैंसिल कर सकता है इसको? सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये कौन से सेक्शन का पार्ट है बोले तो। सबसे पहले इस क्वेश्चन का मेन फैक्ट है कि क्या ये सच में मिस रिप्रेजेंटेशन है। यहां पर सामंत के अगेंस्ट में जो चार्ज किया गया है वो चार्ज किसका है? मिस रिप्रेजेंटेशन का है। तो आपको ना क्वेश्चन का मेन पार्ट को पढ़ना है, बाकी सब तो कहानी है। आपको मेन चीज में जाना है, आपको ये पता करना है कि भाई चार्ज क्या लगाया, मिस रिप्रेजेंटेशन। तो फिर आपको मिस रिप्रेजेंटेशन का सेक्शन को पहले देखना है कि मिस रिप्रेजेंटेशन का सेक्शन क्या कहता है। मिस रिप्रेजेंटेशन का सेक्शन अगर छोटू के साथ है तो छोटू जीतेगा, अगर सामंत के साथ है तो छोटू हारेगा, है ना सर? आई होप यू अंडरस्टैंड। केस क्लियर है? प्लीज टेल मी। पहले मुझे बताओ केस क्लियर है कि नहीं, फिर इसका जवाब कैसे देना ये बात कर लेते हैं। अरे कह दो जरा, केस क्लियर है ना सबको? एकदम एकदम क्लियर कट होना चाहिए। हाँ सर। थैंक यू सर। तो ये सेक्शन 19 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का मैटर है सर। तो एग्जाम में जब आपको ऐसे केस स्टडीज क्वेश्चन आए, यस बोलो सर, कुछ कहना चाहते हो? किसी ने कुछ कहना कहा क्या? बोलो सर, कुछ पूछना है तो पूछ लो। ओके ठीक है सर। तो जब भी एग्जामिनेशंस में इस तरह का केस लॉ पूछ लेना, माने बेसिकली रेलिवेंट केस के ऊपर बेस करके सवाल करे, तो ट्राई करना सेक्शन को सही तरह का पुट करने का। इसी में नॉलेज का टेस्ट होता है और इसमें नंबर भी अच्छा मिलता है। इवन लॉ में भी 70% से ज्यादा स्कोर होता है। ठीक है, 70 क्या 80 भी मिल सकता है, डिपेंड करता है। 70% प्रोफेशनल एग्जाम में बहुत होता है, मोर देन 75%। तो आप ट्राई करोगे तभी ना होगा। इसे पढ़ाई बहुत गहराई से करो सर, हल्का से मत लो। डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ लॉ। As per the provision of section 19 of Indian Contract Act 1872, when the consent to an agreement is caused by coercion, fraud or misrepresentation, the agreement is a contract voidable at the option of the party whose consent was so caused। है ना? ये लॉ कहता है, सेक्शन 19 कहता है, जब किसी के साथ फ्रॉड होता है, कोर्शन होता है, मिसरिप्रेजेंटेशंस होते हैं, है ना, और इस तरह का कोई भी सिचुएशंस की बेसिस में एग्रीमेंट करवाया जाता है, तो ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट हो जाता है। किसके ऑप्शंस पे? जिसके साथ ये होता है, माने एग्रीड पार्टी। A party to contract whose consent was caused by fraud or misrepresentation may, if he thinks fit, insist that the contract shall be performed, ठीक है, and that he shall be put in the position in which he would have been if the representation made had been true। okay, मैं समझाता हूं सर। A party to a contract whose consent was caused by fraud, माने जिसके साथ, जो क्लेम कर रहा है कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है या मेरे साथ मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ है, में वो सोच सकता है, इफ ही थिंक्स फिट, इंसिस्ट दैट द कॉन्ट्रैक्ट शैल बी परफॉर्म्ड, वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर भी सकता है या कैंसिल भी कर सकता है, एंड ही शैल बी पुट इन द पोजीशन इन व्हिच ही वुड हैव बीन इफ द रिप्रेजेंटेशन मेड हैड बीन ट्रू। सो बेसिकली उसके पास पावर है कि उसके साथ धोखा हो रहा है, अगर प्रूफ कर दे तो कैंसिल हो जाएगा, अगर प्रूफ ना करे तो परफॉर्म भी कर सकता है। नाउ पॉइंट इज दैट एक्सेप्शन कब होता है? If such consent was caused by misrepresentations or by silence fraudulent within the meaning of section 17, the contract nevertheless is not voidable if the party whose consent was so caused had the means of discovering the truth with ordinary diligence। In the situations given in the question, both the fuel meter and the speed meter of the car were working perfectly. Mr. Chotu had the means of discovering the truth with ordinary diligence. Therefore, the contract is not voidable, and Mr. Chotu cannot rescind the contract in the above ground। माने बात क्या हो रहा है सर? जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उस टाइम पे जो भी रेलेवेंट पैरामीटर होते हैं, सारा पैरामीटर ये प्रूव किया कि ये मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं हो रहा है,
30 किलोमीटर पर लीटर का जो दावा मिस्टर सामंत ने किया था छोटू को, उसके रिगार्डिंग स्पीडोमीटर एज वेल एज फ्यूल मीटर उसका सपोर्ट किया था। तो एक ऑर्डिनरी चेकिंग करके इसको आराम से प्रूव किया जा सकता है, या फिर एक मिस्त्री को या गैरेज में जाके चेक करा के भी हो सकता है। फिर आप डिलीवरी लो, फिर आप उसको दो पैसा। तो ऑब्वियसली उसने इसी तरह से किया था। फिर कुछ दिन बाद आके आप अगर क्लेम करोगे भाई मेरा गाड़ी वो सपोर्ट नहीं दे रहा है, तो ये ऑर्डिनरी डिलीजेंस के मैटर पे आप किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को वाइडेबल सिचुएशंस में नहीं डाल सकते। तो इसीलिए मिस्टर छोटू कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकता। और ये सेक्शन 17 कहता है, इफ सच consent was caused by misrepresentation or by silence fraudulent within the meaning of section 17, the contract nevertheless is not voidable if the party whose consent was so caused and had the means of discovering the truth by the ordinary diligence। मतलब अगर आप एक साधारण बुद्धि लगा के आप उसको चेक कर सकते हो, तो फिर भले ही आप क्लेम करो कि ये मेरे साथ धोखा हुआ है या मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ है, आपका क्लेम बेकार हो जाएगा सर। और इसीलिए यहाँ पर छोटू का क्लेम बेकार है। जब हम लोग कंपनी का गाड़ी खरीदने जाते हैं ना, तब भी ऐसा होता है। कंपनी जब गाड़ी बेचता है तो उसमें वो कुछ बता देता है सर, ये गाड़ी, जैसे बाइक खरीदने जाओ तो बाइक में बताते हैं कि ये गाड़ी 50 से 60 किलोमीटर पर लीटर देता है, पर जब रियल में यूज किया जाता है तो देखा जाता है कि आप 45 हार्डली दे रहे हैं, 15 किलोमीटर कम दे रहा है। तो क्या आप गाड़ी के अगेंस्ट में क्लेम करने जाओगे? जा सकते हो, बट उसमें कंपनी भी ना कुछ कंडीशन लगा देते हैं कि किस कंडीशन में गाड़ी 50 to 60 किलोमीटर चलेगा। तो ये प्रूव करना काफी ट्रबलसम मैटर होता है कि कंपनी झूठा है कि आप झूठा हो। समझ रहे हो सर? हाँ, अगर ड्यू डिलीजेंस, ऑर्डिनरी डिलीजेंस आप करते हो, ऑर्डिनरी डिलीजेंस के ऊपर बेस करके आपने जब गाड़ी को एक्सेप्ट किया था, अगर तभी आपने एक्सेप्ट क्यों किया था? फिर फ्यूल मीटर, अगर आपको खराब लग रहा था, फ्यूल मीटर ठीक नहीं है, या फिर आपको लग रहा था कि स्पीडोमीटर ठीक नहीं, तो फिर आप डील किए क्यों? है ना? तो आप ड्यू डिलीजेंस चेक करें, ऑर्डिनरी डिलीजेंस चेक करें, फिर जाके आप उस पर हाँ या ना बोले। ऐसा थोड़ी है कि 10 दिन बाद आके नहीं मेरे साथ धोखा हुआ है। तो यहाँ पर छोटू को कुछ क्लेम नहीं मिलेगा। बोलो सर, बात समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ठीक है ना? तो इस तरह से समझना है। मैंने ऐसा नहीं कि कोई भी आके कुछ भी क्लेम करेगा तो उस मैटर को मान लिया जाएगा कि भाई हाँ वो बोला है तो फिर जरूर गलत हुआ होगा। बहुत सारे चीज होते हैं सर जहां पर साधारण बुद्धि का भी प्रयोग किया जाता है। लॉ में हजारों चीज लिख लो सर, बट लॉ हमेशा पब्लिक को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया जाता है, बट साधारण बुद्धि को बाहर रख के थोड़ी होता है सर। ठीक है, कुछ चीजें होते हैं जो कॉमन सेंस में या ऑर्डिनरी डिलीजेंस या साधारण बुद्धि लगा के भी उसका मतलब निकाला जा सकता है। ठीक है, हर चीज में हाँ लॉ ने बोला है, जरूर बोला है, सेक्शन 19 जरूर बोला है, लेकिन सेक्शन 19 अप्लाई होगा कि नहीं होगा ये तो ऑर्डिनरी डिलीजेंस बता रहे हैं, इसलिए कुछ कंडीशन वहां पर पहले ही लगा दिया था। तो फिर मिसरिप्रेजेंटेशन का क्लेम करना गलत लग रहा था, शुरू से ही पढ़ के ही लग रहा था। जब सब सही है तो फिर कैसे हो सकता है? मैं आशा करता हूं कि जब भी आपको इस तरह का केस लॉ क्वेश्चन दे तो सबसे पहले आप केस लॉ का मेन पार्ट, जैसे कि यहाँ पर मिस रिप्रेजेंटेशन मेन पार्ट था, बेसिकली जो मिस रिप्रेजेंटेशन क्वार्शन का जो सेक्शन था वो सेक्शन आपको क्या बताता है पहले उसको बताओ, लॉ को पहले बताओ, माने क्या प्रोविजंस है। तो फर्स्ट राइट दी रेलिवेंट प्रोविजंस, फिर आप सब्जेक्ट मैटर को लिखो, ठीक है, या फिर कि करंट केस में एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा वो लिखो। उसके बाद कंक्लूजन दो कि करंट केस में इसको अप्लाई किया जाए कि ना जाए, कौन जीता कौन हारा एज पर दी सिचुएशंस। तो बेसिकली इस क्वेश्चन को लिखने के लिए आप तीन हिस्से का अप्लाई किए सर, 3 पार्ट में आंसर लिखे। पहले रेलिवेंट प्रोविजंस को लिखें, और फिर सब्जेक्ट मैटर के साथ जुड़ा हुआ पॉइंट को लिखें, और फिर अल्टीमेटली कंक्लूजन दिए कि छोटू को क्लेम मिलेगा या सामंत कौन डिफिट हुआ है, ये आपको बताना है। तो जो भी कहना है लॉ में रह के बोलना है। अगर लॉ पता है तो जवाब सही होगा, और ऐसा जवाब
एकदम। अगर 5 नंबर है ना तो 5 में 5 मिलेगा अगर आप सही से पढ़ के गए हो, सेक्शन का प्रॉपर मेंशन किए हो, लॉजिकली जवाब को लिखे हो। सीरियसली सर, अगर 4 नंबर है तो 4 में 4 ही मिलता है, अगर इंग्लिश का लैंग्वेज भी ठीक ठाक लिखे हो। हाँ, जिसका थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक्स होता है या फिर सेंटेंस मेकिंग दिक्कत होता है तो भी 4 में एटलीस्ट 2 मार्क्स भी दे दिया जाता है। लेकिन अगर पूरा सिस्टम ही गलत लिखा है तब तो कुछ नहीं मिलेगा, पूरा काट देगा, 0 पकड़ के दे देगा। लॉ है इसका मतलब ये नहीं कि कोई कोई ना ऐसा सोचता है थ्योरेटिकल पेपर है। अरे भाई थ्योरी पेपर है तो क्या हुआ, थ्योरी पेपर है तो क्या हुआ, लॉ है, लॉजिकली लिखना है। इलॉजिकल लिख के पेपर भर के आना, कोई कोई ना अपने मन में मोती सिंह होता रहता है। मोती सिंह समझते हो, मैंने मन ही मन में सोच रहे मैं तो पेज भर के आया, मैंने अभी भी दिमाग से ना स्कूल वाला या कॉलेज वाला है ना दिमाग से गया नहीं कि पेज भर के आने से नंबर मिलता है। यहाँ पर ऐसा नहीं होता, पेज थोड़ा कम भरा रहे दिक्कत नहीं है, पर टू दी पॉइंट जवाब दे के आए सर, ठीक है, तो नंबर अच्छा मिलता है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशंस इन मैटर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और इसको क्या क्या बताऊं सर, ठीक है, मैंने आपको एक मिसरिप्रेजेंटेशन के मैटर के बारे में पूछ रहे हैं। सोहन इंड्यूस सूरज टू बाय हिज मोटरसाइकिल सेइंग दैट इट वाज इन अ वेरी गुड कंडीशन। आफ्टर टेकिंग द मोटरसाइकिल, सूरज कंप्लेन्ड दैट देयर वर मेनी डिफेक्ट्स इन द मोटरसाइकिल. Sohan proposed to get it repaired and promised to pay 40% cost of repair. After few days, the motorcycle did not work at all. Now Suraj wants to resign the contract. Decide, giving reason whether Suraj can resign the contract. Another same concept पे एक another question. Same questions concept के ऊपर another question. पहले बोला कि मिसरिप्रेजेंटेशन कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करो इन द मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, फिर उसी मुद्दे पे आपको सवाल किया है सोहन इंड्यूस किया सूरज को टू बाय हिज मोटरसाइकिल सेइंग दैट इट वाज इन अ वेरी गुड कंडीशन. After taking the motorcycle, Suraj complained that there were many defects in the motorcycle. Sohan proposed to get it repaired and promised to pay 40% cost of repair. After few days, motorcycle did not work at all. Now Suraj wants to resign the contract. Decide, giving reasons whether Suraj can resign the contract. क्या सच में सूरज रिसाइन कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट? अगेन आपको मिसरिप्रेजेंटेशन का सेक्शंस को पहले लिखना पड़ेगा कि भाई मिसरिप्रेजेंटेशन सेक्शन 18 में बोला गया है when a person positively asserts that a fact is true when his information does not warrant it to be so, though he believes it to be true. मैंने पहले वो assertion दिया है कि हाँ ये सही है, फिर बाद में पता चला कि सही नहीं है, तो ये मिसरिप्रेजेंटेशन हो गया. When there is any breach of duty, ड्यूटी माने जो करना था वो नहीं किया by a person, which brings an advantage to the person committing it by misleading another to his prejudice. किसी को मिसलीड करना, पहले ड्यूटी करने का वादा करके फिर मिसलीड करना. When a party causes, however innocently, the other party to the agreement to make a mistake as to substance of the thing which is subject of the agreement, the aggrieved party, in case of misrepresentation by the other party, can avoid or rescind the contract. Section 19 ये power उनको देता है. The aggrieved party loses the right to rescind the contract if he, after becoming aware of the misrepresentation, takes a benefit under the contract or in some way affirms it. अगर एग्रीड पार्टी माने जिसके साथ गलत हुआ है उसको लॉस भी हुआ है, उसके बाद भी कुछ बेनिफिट के लिए उसने मिसरिप्रेजेंटेशन के ऊपर हाँ बोला, ठीक है, कुछ बेनिफिट के लिए, टेक्स द बेनिफिट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट और इन सम वे अफर्म्स इट, किसी तरह से वो हाँ बोला सब कुछ जानते हुए भी, और बाद में क्लेम कर रहा है कि मुझे क्लेम दो. In the given case, Suraj could not rescind the contract as his acceptance to the offer of Sohan to bear 40% of the cost of repair impliedly amount to final acceptance of sale. हमें उसको पता था मोटरसाइकिल में प्रॉब्लम है. जब सूरज ने बोला, जब सोहन ने बोला कि भाई मेरे मोटरसाइकिल में प्रॉब्लम है, मैं उसको रिपेयर करूंगा पर 40% कॉस्ट तुमको बेयर करना पड़ेगा, तो गाड़ी में प्रॉब्लम है ये तो पहले से ही पता था. हेलो, प्लीज टेल मी सर, गाड़ी में प्रॉब्लम है ये तो पहले ही पता था कि नहीं था? प्लीज टेल मी.
क्या सूरज को पता नहीं था सर गाड़ी में प्रॉब्लम है बोल के, जब वो गाड़ी को सोहन से ले रहा था? और उससे भी बड़ा चीज, सोहन प्रपोज टू गेट इट रिपेयर्ड। सोहन ने बोला कि हाँ तुम्हारा गाड़ी में रिपेयर कर दूंगा और बदले में 40% कॉस्ट तुमको बेयर करना पड़ेगा। सोहन प्रपोज टू गेट इट रिपेयर्ड एंड प्रॉमिस टू पे 40% कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स। यानी कहीं ना कहीं, या 60-40 का जो इनके बीच में डील हुआ है, कहीं ना कहीं वो राजी हो रहा है सब कुछ प्रॉब्लम के बाद भी कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए। इसका मतलब तुमको पता है कि गाड़ी खराब दे रहे, तुम कहीं ना कहीं तुम्हारे साथ मिस रिप्रेजेंटेशन हो रहा है सब सही बोल के, तो उसके बाद भी आप कॉन्ट्रैक्ट में कैसे आ रहे हो? इसका मतलब तुम उसको हाँ बोल रहे हो। तो अगर आप कंडीशंस के साथ हाँ बोल रहे हो तो फिर बाद में क्लेम कैसे कर सकते हैं? बात को समझा करो सर। क्वेश्चन को फिर से आप रीड कर सकते हो। पहले तो मिस रिप्रेजेंटेशन क्या है ये तो बस लॉ को बताना है, फिर केस लॉ। सोहन induced Suresh to buy his motorcycle, saying that it was in a very good condition. After taking the motorcycle, Suraj complained that there were many defects in the motorcycle. तब सोहन प्रपोज किया to get it repaired and promised to pay 40% cost of repair. तो बाकी 60% कौन दे रहा है? सूरज दे रहा है। After few days the motorcycle did not work at all. Now Suraj wants to resign the contract. Decide giving reasons whether Suraj can resign the contract. The answer is basically no. नहीं कर सकता क्योंकि वो प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम को उसने हाँ बोला। क्लियर है बात? बोलो सर, डाउट है तो भी बोलो, फिर से समझाऊंगा। यस सर, हाँ या ना बोलो। केस समझ में आया? यस सर। पहले वाला क्वेश्चन तो बस मिस रिप्रेजेंटेशन का प्रोविजन बोल पूछा था, बट सेकेंड पॉइंट जो था वो सबसे इंपॉर्टेंट था सर। इसका जो ये वाला हिस्सा है ये तो जस्ट लॉ है, प्रोविजन है, डायरेक्टली जवाब देना है। बट सेकेंड पॉइंट जो है ना, ये डायरेक्ट जवाब नहीं था। The aggrieved party in case of misrepresentation by the other party can avoid or rescind the contract. Aggrieved party रिसाइंड कर सकता था या अवॉइड भी कर सकता था। The aggrieved party कब अपना राइट खोएगा रिसाइंड करने का? If he after becoming aware of the misrepresentation takes a benefit under the contract. क्या बेनिफिट ले रहा है? वही 40% सोहन बेयर करेगा। Accordingly in the given case Suraj could not resign as his acceptance to the offer of Sohan to bear 40% of the cost, जो सोहन ने ऑफर कर दिया उसको कि ठीक है भाई अब मैं 40% तुम्हारा रिपेयरिंग कॉस्ट बेयर कर लूंगा, तो सूरज इस बात को मान गया। तो कहीं ना कहीं ये इम्प्लाइड है कि भाई ये तुम्हारा एक्सेप्टेंस है, अब बाद में कुछ प्रॉब्लम हो तो आप क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपका जो एक्शन है ना यही बता रहा है, आपका एक्शन ही बता रहा है कि आप इसको कितना, मतलब ये मिसरिप्रेजेंटेशन आप नहीं बोल सकते, सिंपल बात है। ठीक है, देखो सर लॉ बहुत बारीकी से काम करता है, बहुत थीन लाइन होता है इसके अंदर। ठीक है, अपना लॉजिकल दिमाग को काम पे लगाओ सर, तो लॉ में आप एक्सपर्ट बनोगे। ठीक है, लॉजिक लगाओ सर, लॉ में लॉजिक काम करता है। ठीक है, लॉ में लॉजिक बहुत काम करता है। ऑब्वियसली लॉ पहले बनाया जाता है, उसमें भी लॉजिकली प्रोविजंस को डेवलप किया जाता है, और अंडरस्टैंडिंग के लिए भी लॉजिक का सहारा लेना पड़ता है। हाँ, कभी कभी आपको लगेगा कि लॉजिकल है, टाइम टू टाइम बहुत सारा चीज दुनिया में बदलता रहता है, सिचुएशंस बदलता रहता है, समय बदलता है, समय के साथ लोगों का कॉन्सेप्ट बदलता है, एटीट्यूड बदलता है, कल्चर बदलता है, तो उस हिसाब से बहुत सारा चीजें बदलते हैं, तब उसको टाइम टू टाइम अमेंड किया जाता है या फिर लॉ में बदलाव लाया जाता है। ऐसा थोड़ी है कि आज से 1000 साल पहले जो नियम लागू होता था उस नियम को अब अभी भी आज भी लगाओ। हाँ, लगा सकते हो, अगर वो करंट सिचुएशंस को बेहतर करने के लिए है तो बिल्कुल लगा सकते हो, लेकिन अगर कोई पुराना लॉ करंट सिचुएशंस के साथ, इंसानियत के साथ नहीं जा रहा है या बेहतरीन के साथ नहीं जा रहा है, लॉजिक क्या बोलते हैं वो देखना पड़ेगा। अगर कोई पुराना 1000 साल, 2000 साल, 5000 साल पुराना नियम या 100 साल पुराना नियम या 50 साल पुराना नियम करंट सिचुएशंस को सपोर्ट नहीं करता या इंसानियत के साथ नहीं है या फिर ओवरऑल देश के डेवलपमेंट में या ह्यूमैनिटीज के साथ नहीं है, तो वो सिस्टम को ऑब्वियसली दोबारा सोचना चाहिए।
कि भाई ये नियम को लागू करे कि ना करे। मैं बड़ा पैमाने में बात किया, आपको थोड़ा ब्रॉडर पैरामीटर में बात किया, ठीक है। तो लॉ इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। मैं आपको एक छोटा सा चीज बताता हूँ, ये जो हमारे समाज में जो अलग अलग स्पिरिचुअल किताब होते हैं ना, जिसको हम लोग धर्मीय किताब बोलते हैं, ये सब एक्चुअली लॉ ही है। क्यों लॉ बनाया जाता है? ये जो आज जो भी रिलीजियस का बिलीव आप करते हो, ठीक है, हिंदू, सिख, जैन, इस्लाम, क्रिश्चियन, ठीक है, जो भी, जुदाइज्म, बहुत सारे हैं, बहाई फेथ, देयर आर लॉट्स ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिस। इंडिया में दुनिया का सारे तरह का रिलीजन आपको कहीं दिखे ना दिखे, इंडिया में जरूर दिखेगा। इंडिया ऐसा ही कंट्री है सर, हर तरह का, जिनको कहीं जगह नहीं मिला उसको इंडिया में जगह मिला है, इसका हजारों प्रूफ है। नाउ पॉइंट इज दैट कि ये जो रिलीजियस कॉन्सेप्ट, हम लोग इसको रिलीजन के एंगल से देखते हैं या धार्मिक एंगल से देखते हैं, ये अलग बात कि धर्म और रिलीजन एक चीज नहीं है, पर फिर भी आजकल इंटरचेंजेबल हो गया। वहां पर भी ना रूल्स रेगुलेशन ही है। कुछ नियम समय के साथ साथ इनएक्टिव हो जाता है, शायद आज के हिसाब से नहीं है या समय बदल गया है, पर फिर भी कुछ लोगों के दिमाग में भूसा भरा हुआ है, वो उसको बदलना नहीं चाहता, ठीक है। और तभी होता है प्रॉब्लम। फिर कोई बोलता है धर्म को लेके बात मत करो। हाँ, अरे भाई, बात धर्म को लेके नहीं हो रहा है, बात समय के साथ सिचुएशन एट पर कर रहा है कि नहीं, वो हो रहा है। अब जहां पर अब लोग ना दिमाग में सबका वास्ट है, सब दिमागी हालत में एकदम खराब है। अब दिमाग अनसाउंड हो चुका है एक तरह का। अब अनसाउंड दिमाग को क्या समझाऊं? अगर समाज में अनसाउंड लोगों का संख्या बढ़ जाए ना, तो समाज में सुधार लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। चलो, दैट्स ए डिफरेंट पैरामीटर, बट मैं आपको एक ओवरऑल एंगल से बात किया, किसी को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं। ये तो एक सिंपल सा बिजनेस लॉ है। मैं तो आपको ह्यूमैनिटीज के लिए जो बात होता है उसके ऊपर भी बात कर लिया, ठीक है। ये जो भी स्पिरिचुअल लॉ है ना, ये सब ह्यूमैनिटीज को प्रमोट करता है। आज से 2000 साल पहले, 3000 साल पहले, 5000, कोई 10,000 साल पुराना भी है। जैसे कहा जाता है कि हिंदू रिलीजन का जो स्क्रिप्चर है वो कितना पुराना है, आज तक पता ही नहीं चलता है। कोई कभी कभी नासा बोलता है 10,000 ईयर्स, कभी बोलता है कोई पुराने लोग जो कार्बन डेटिंग करता है ना, कभी बोलता है कि 1 लाख साल पहले, ठीक है। हिंदू रिलीजियस स्क्रिप्चर से कोई प्रॉपर टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि वो इतना पुराना है। बाकी का फिर भी प्रूफ मिलता है, क्योंकि वो रिसेंट है। कोई 1,500 साल पुराना, कोई 2,000, ठीक है, हार्डली कोई 500,000 साल पुराना। चलो ठीक है, जस्ट एक एग्जाम्पल के लिए बोला सर, इसको पर्सनली अलग एंगल से मत देखना, बट वो भी इसी तरह से, माने इसीलिए मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ, आप जो भी स्पिरिचुअल या रिलीजियस कॉन्सेप्ट फॉलो करते हो ना, अब वो सब किताबें पढ़ा करो, जरूर पढ़ो सर, क्योंकि वो सब पढ़ने से भी आपको ना लॉ का एक आइडिया लगेगा कि अच्छा, समाज का नियम, बिजनेस का नियम इसी तरह से बना हुआ है, और उसी तरह से उसका विचार का कॉन्सेप्ट भी बना हुआ जाता है, तो आपको बहुत हेल्प होगा। और कुछ है सर? अच्छा, ये एक क्वेश्चन और डील कर लेते हैं। ईशान, चलो, ईशान एज है इनका 16 साल, स्टडिंग इन एन इंजीनियरिंग कॉलेज। 1 March 2018 he took a loan of 2 lakh from Vishal for the payment of his college fee and agreed to pay by 30th May. अच्छा, 2019 ईशान possesses asset worth rupees 15 लाख। ईशान के पास 15 लाख का एसेट है, ठीक है। ऑन ड्यू डेट ईशान फेल्स टू पे बैक द लोन टू विशाल, ठीक है। ड्यू डेट आया और लोन रिपे नहीं कर पाया। विशाल नाउ वांट्स टू रिकवर द लोन फ्रॉम ईशान। विशाल अभी चाहता है कि ईशान से लोन रिकवर करे आउट ऑफ हिज एसेट। डिसाइड वेदर विशाल वुड सक्सीड रेफरिंग टू द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। क्या विशाल ईशान के प्रॉपर्टी से लोन रिपे करा सकता है? अनदर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बोलो, कर पाएगा? क्या लगता है? अरे हाँ या ना, क्या लगता है, बोलो, इतना बताओ फिर आंसर बताते हैं। क्या उसके प्रॉपर्टी से लोन रिकवर कर सकता है विशाल? यहाँ पर विशाल कौन है? जो लोन लेंडर है, लेंडर मैंने लोन दिया है। और विशाल ईशान कौन है? जो लोन लिया है, मैंने हम इसको बोरोवर बोल सकते हैं। ठीक है सर, समझ में आ रहा है ना? ईशान ने पढ़ाई के लिए लोन लिया था जब वो 16 साल का था। द क्वेश्चन इज दैट कि क्या
16 साल की उम्र में वो एग्रीमेंट कर सकता है। 2 लाख का लोन लिया, उसका ड्यू डेट 2000। हाँ बोलो। तो मनी एग्रीमेंट बोलते सर, वाइड एब इनिशियो में क्या जो है वाइड एब इनिशियो एप्लीकेबल। 18 বছর हाँ স্যার 18 ইয়ার্স না হলে তো সেটা একটা নিচে হলে তো সেটা মাইনরের মধ্যে পড়বে, আর যদি কিছু হয় সেটা তো একটা ভয়েড হয়ে যাবে না। लेकिन सर आपको पता तो है ना, उसके प्रॉपर्टी में अगर उसका लाइबिलिटी है, मतलब उसके प्रॉपर्टी में अगर अमाउंट है तो भी तो रिकवर कर सकता है ना। माइनर का प्रॉपर्टी तो लायबल हो सकता है ना। माइनर लायबल नहीं है पर माइनर का प्रॉपर्टी लायबल है सर। चलो देखते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, every person is competent to contract who is of the age of majority according to the law to which he is subject and who is of sound mind and is not disqualified from contracting by any law to which he is subject, है ना। A person who has completed the age of 18 years is a major and otherwise he will be treated as minor, है ना। Thus Ishan who is a minor is incompetent to contract, है ना। ईशान एक्चुअली इनकॉम्पिटेंट है, एलिजिबल नहीं है कॉन्ट्रैक्ट के लिए, एंड एनी एग्रीमेंट विद हिम इज वॉइड। अगर ईशान के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है वो वॉइड है। मोहरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष का केस है, बहुत पॉपुलर केस है, केस को याद रखें। सेक्शन 68 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इसका एक अलग कॉन्सेप्ट में भी बात किया था, आप लोग ये भूल गए सर। ऐसा नहीं कि ये पहलू बोला नहीं था, बोला था। Section 68 of the Indian Contract Act 1872, however, prescribe the liability of a minor for the supply of the things which are necessaries to of life to him, है ना। अगर वो उसके बेसिक नीड्स के साथ जुड़ा हुआ है तो it says that though a minor is not personally liable to pay the price of necessaries supplied to him or money lent for the purpose, the supplier or lender, मैंने जिसने भी लोन दिया, will be entitled to claim the money or price of goods or service which are necessaries suited to his conditions of life provided that the minor has a property। अगर माइनर के पास प्रॉपर्टी है और अगर किसी ने माइनर को जिंदगी का जरूरत का कोई चीज दिया है, खाना पीना पहनने के लिए या पढ़ाई करना, बेसिक चीजें दिया है, नेसेसरीज का चीज दिया है, तो उसका प्रॉपर्टी उस पर्टिकुलर अमाउंट को क्लेम कर सकता है। माइनर इज नॉट लायबल पर्सनली, पर माइनर का प्रॉपर्टी से अगर किसी ने भी उसको लोन दिया है, उधार दिया, वहां से क्लेम हो सकता है। द लायबिलिटी ऑफ माइनर इज ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ माइनर्स प्रॉपर्टी। Thus, according to the above provisions, Vishal will be entitled to recover the amount of loan given to Ishan for payment of college fees from the property of the minor। बिल्कुल ले सकता है, ये सेक्शन 68 कहता है। भले ही माइनर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वॉइड है। मोहरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष का केस 1903 का केस है, वो आज भी फॉलो होता है। लेकिन अगर कोई किसी माइनर को नेसेसरी सप्लाई करता है, खाना, रहने के लिए जगह देना या पढ़ाई का नेसेसरीज का, लग्जरी नहीं सर, नेसेसरीज, वो क्लेम जरूर कर सकता है। इसीलिए विशाल जो भी पढ़ाई के लिए लोन दिया था ईशान को, और अगर ईशान का प्रॉपर्टी है और इसका प्रॉपर्टी का वैल्यू है, वहां से जरूर विशाल क्लेम कर सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर, एकदम वीवीआईपी पॉइंट है, और ऐसा ही एग्जाम में लिखना है। सेक्शन का मेंशन करना, रेलिवेंट केस को मेंशन करना जहां आपको मौका मिले, ठीक है, छोड़ना नहीं, मौका मिलने से केस को मेंशन करना ना भूले। और फिर करंट केस में कंक्लूजन देना कि सर इस केस में ऐसा हो। जो प्रॉपर स्टडी करेगा, प्रॉपरली क्लास सुनेगा, डिटेल्स में, बोरिंग होता है सर लोग, मुझे पता है लोग बोर हो जाते, पर भूलो मत सर, जो बोरिंग होता है वही अच्छा होता है। जो क्रिकेटर क्रिकेट खेलता है ना, वो एक दिन में अच्छा क्रिकेटर नहीं बनता, उसको पहले ना लगातार घंटों, मुझे पता है सर, मैं थोड़ा बहुत क्रिकेट खेला हूँ, मैंने एक्चुअली प्रोफेशनल लेवल क्रिकेट डिस्ट्रिक्ट स्टेट तक थोड़ा सा गया था। तो हम लोग जब कैंप में जाते थे ना ट्रेनिंग के लिए, कम से कम 4-5 महीना मैच ही खेलने नहीं देता था, सिर्फ नेट में प्रैक्टिस,
एक जगह में बॉल डाले जाते हैं, आपको बस बैट पे लगाना है अलग अलग तरीके से। आपको मजा ही नहीं आएगा, आपको लगेगा कि छोड़ देंगे बैटिंग करना, या फिर सिर्फ फील्डिंग कराएगा, बैटिंग पकड़ने नहीं देगा। बोरिंग लगता है, इवन खेल भी बोरिंग हो जाता है। बट आप विश्वास करो, जो बंदा उस बोरिंगनेस को कवर कर लेता है ना, वही विराट कोहली बनता है। ट्रेनिंग बड़ा बोरिंग होता है सर, चाहे कितना भी। आज हम लोग देखते हैं विराट कोहली, हार्दिक पांड्या खेल रहा है, एंटरटेन कर रहा है, बट बिलीव करो उसके ये जो एंटरटेनमेंट वो कर पाता है ना, इसके पीछे उनका बोरिंग जिंदगी कभी उनको पूछना, अगर कभी मौका मिले तो। आस्क योर एक्सपर्ट बोल के एक होता है, जब गेम चलता है तब ट्विटर में सवाल होता है, आप भी को पूछ सकते हो कि विराट कोहली क्या एंटरटेन करते करते बन गया, या रोहित शर्मा एंटरटेन करते करते रोहित शर्मा बन गया? नहीं सर, नहीं होता है। इसीलिए बोलता हूं कि जो जितना बोरिंग चीज है वो उतना काम का चीज है। चलो, आपको शायद मेरा बात अच्छा ना लगे, समय आपको समझा देगा। कभी कभी ना कड़वा वचन अच्छा नहीं लगता, बट समय बता देता है। अब समय तब रहे कि ना रहे वो तो समय ही बताएगा। सर, मैंने बहुत सारा क्वेश्चन डिस्कस किया आज। कुछ क्वेश्चन मैंने शायद डिस्कस नहीं किया, डायरेक्ट क्वेश्चन था, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4। आप लोग प्लीज घर पे ट्राई करें। अगर ये वाला नोट्स आपके पास नहीं है, आप मेरे से जरूर कलेक्ट करें। और प्रैक्टिस के लिए और एक मैं स्पेशल क्वेश्चन बैंक रेडी किया, ठीक है, क्वेश्चन बैंक रेडी किया। वो क्वेश्चन बैंक भी मैं आपको शेयर करूंगा, वहां पर भी आपको वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को मिलेगा। तो प्लीज मेरे से सारा चीज कलेक्ट कर लो, अगर बाई चांस मैं भूल भी जाऊं, ठीक है, और रेडी कर लो सर लॉ को। थैंक यू सर, गुड नाइट। आज इतना ही। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, थैंक यू sir. सर, गुड नाइट सर। Thank you, Thank you, sir. sir. थैंक यू सर।